वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। सबसे पहले आप सबसे मेरा एक अनुरोध है कि एक पेन, एक नोटबुक और एक कैलकुलेटर हो सके तो ये लेके बैठिएगा, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट जो हम देखने जाएंगे, जो इन्होंने कॉम्प्लिकेशन इसमें कर दिए हैं, तो जब तक हम उसको खुद लिख के एक बार प्रयास नहीं करेंगे, तब तक शायद हमें वो चीज पूरी तरह समझ नहीं आएगी। मैंने भी इस कंसेप्ट को समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए कई बार पेन से लिख के, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके 2-2, 3-3 बार एग्जांपल्स को समझ के फिर ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है। और जैसा मनोज गुप्ता जी ने बताया था, उस हिसाब से उनकी प्रेरणा से इसको 360 डिग्री ऑन पार्टनरशिप हमने तैयार किया है, जिसमें लीगल इश्यूज भी होंगे, जिसमें कुछ ड्राफ्टिंग को लेके इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको दी जाएगी। पार्टनरशिप में रीस्ट्रक्चरिंग, रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पर क्या क्या हो सकता है और कैसे ये सबसे सुगम होते हुए भी बहुत ही ध्यान रखने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और इसी के साथ में टैक्सेशन के जो इश्यूज हैं उसको भी हमने आज यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो इसमें इस साल एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया है, जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आया है। टैक्सेशन को लेके जो अभी तक का सेटल्ड रिजाइम था, उसको इन्होंने चेंज करते हुए पूरा नया अपने आप में कोड लेके आ गए हैं। एक अपने आप में नया सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 लेके आए। और आश्चर्य की बात देखिए आप, जो बजट के अंदर इन्होंने प्रपोज किया था, जिसको हमने पढ़ा, एनालाइज किया, अच्छे से समझा, उसको छोड़ते हुए जब बजट पास हुआ तो फाइनेंस एक्ट में कुछ और आया। जैसे बजट की हम बात करें तो सेक्शन 45(4) के साथ में उसी में चेंजेस थे, 45(4)(a) था। अब 45(4)(a) हटाते हुए उन्होंने सेक्शन 9 भी नया, पूरा का पूरा नया सेक्शन आ गया है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 को पूरी तरह उन्होंने चेंज कर दिया है। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन पहले उसमें नहीं कवर किया था, उसको इन्होंने कवर कर लिया है। तो कुल मिला के ये बहुत ही टर्बुलेंट टाइम्स रहे हैं पार्टनरशिप को। उनको ऐसा लगा कि अरे हमने ये लॉ जल्दी जल्दी में चेंज तो कर दिया, इसमें ये समस्या है। पर अभी भी जब हम इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि अभी भी कई चीजें इसमें ओपन इश्यूज हैं। कई सारी ऐसी ऐसी नई इसमें समस्याएं खड़ी हो गई है जो शायद वो लोग भी फोर्सी नहीं कर पाए हैं, और आने वाले समय में इसका निराकरण होगा। अभी 2 जुलाई को ही इसके अंदर एक नया सर्कुलर भी इन्होंने इशू किया, जिसके अंदर जो नया टैक्सेशन पार्टनरशिप का है, सेक्शन 9B और सेक्शन 45 सबसेक्शन 4, उसको कैसे समझना, उसको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ उन 3 में से मैंने और मनोज गुप्ता जी ने बहुत डिस्कस करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि हम केवल पहले 2 एग्जाम्पल ही लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल लेने के लिए एक पूरा सेपरेट लेक्चर लगेगा हमको, क्योंकि इस प्रकार के उसमें कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने लेके आ गए हैं। तो इसी के साथ हम पार्टनरशिप का आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पार्टनरशिप है क्या? व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्संस। पार्टनर और पार्टनरशिप में देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जहां एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसकी जगह 4 लोग मिलकर अगर कोई काम करेंगे तो वो पार्टनरशिप होता है। अल्टीमेटली पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको अगर ध्यान होगा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो है, उसी में पहले पार्टनरशिप भी आ जाता था, सेल ऑफ गुड्स भी उसी के अंदर था, सारी चीजें उसमें थी। बाद में जब उनको लगा कि पार्टनरशिप विकसित होते जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म बढ़ना चालू हो गई, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक हिस्सा उन्होंने अलग कर दिया और उसको बना दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये 1872 से 1932 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, जिसको अब अलग से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बन गया। और उसके बाद में अब 2000 सन में LLP एक्ट आया, जो पार्टनरशिप का ही एक बेटर फॉर्म है। तो देखा जाए तो पार्टनरशिप इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट between some persons to come together and do business either together or either anybody one will do on behalf of all others. So partnership की अगर क्वालिटीज देखें, उसके फीचर्स देखें, तो पार्टनरशिप इज अ ग्रुप ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप की कोई लीगल एग्जिस्टेंस या एंटिटी की हम बात करें तो इसमें कई सारे प्रश्न हैं। कई राज्यों में तो पार्टनरशिप के नाम पे रजिस्ट्री भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पार्टनरशिप को उन्होंने पर्सन नहीं माना है। जबकि दूसरी तरफ कई राज्यों में पार्टनरशिप को पर्सन माना भी जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में देखा जाए तो आप पार्टनरशिप के नाम पे संपत्ति को रजिस्टर भी करा सकते हैं, उसमें संपत्ति कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। पर ठीक दूसरी तरफ अगर आप आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कार अगर आप परचेज कर रहे हैं, तो आपका आरसी कार्ड पार्टनरशिप के नाम से नहीं होगा, कंपनी के नाम से हो सकता है, पर पार्टनरशिप के नाम से ही नहीं हो सकता। पार्टनरशिप को अभी भी ये लोग एक एंटिटी नहीं मानते हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ में
कुछ पार्टनरशिप से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज और ड्राफ्टिंग इश्यूज से हम शुरुआत करेंगे, फिर टैक्सेशन के समुद्र में गोते खाएंगे। सबसे पहले तो पार्टनरशिप वही वैलिड है जो बिजनेस करने के लिए बनाई गई हो। आपने पार्टनरशिप में एक्टिविटी होनी चाहिए। पार्टनरशिप केवल संपत्ति खरीद के रखने का व्हीकल अगर आपने बना दिया तो पार्टनरशिप वो वैलिड है ही नहीं। कई सारे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, उनमें ये हेल्ड किया हुआ है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन इटसेल्फ जो है, इट रिक्वायर्स दैट इट शुड बी फॉर द बिजनेस एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बिटवीन सब पार्टनर। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो शेयर होना ही चाहिए। अगर बीच में मेरे पास एक प्रश्न आया था कि सर हम एक आदमी को पार्टनर बना दें पर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे, उसको सैलरी दे दें केवल, क्या ये चलेगा? मैंने नहीं, पार्टनर तो वो तभी होगा जब उसको आप शेयर इन पार्टनरशिप दोगे। हाँ, उसमें ये जरूर हो सकता है, कई बार कई आजकल बिजनेस में ये देखने में आ रहा है कि एक बिजनेस है, 5 लोगों की पार्टनरशिप है, उसमें 2 लोगों को और जोड़ा। हमारी अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हम इंदौर में कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, अब हमको देवास में कंस्ट्रक्शन करना है, तो हमने 2 पार्टनरों को जोड़ा, उनको ये कह दिया कि ये देवास के जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है केवल उसमें पार्टनर रहेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर है, वो किस में पार्टनर है? वो एक बिजनेस में पार्टनर है। तो हम अलग अलग डिवीजन भी एक पार्टनरशिप फर्म में बना सकते हैं कि इंदौर डिवीजन के लिए ये पार्टनर्स रहेंगे, उज्जैन डिवीजन के लिए पार्टनर रहेंगे, देवास के लिए ये पार्टनर रहेंगे। तो ओवरऑल सारे लोग पार्टनर है उस फर्म में, पर वो प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर करेंगे, उनके असेट्स, उनकी लाइबिलिटीज जो भी शेयर करेंगे, वो एक रिस्पेक्टिव बिजनेस के लिए रहेगा। तो ये भी आप पार्टनरशिप डीड के अंदर कर सकते हैं। कई लोग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे नई जमीन खरीदी, उस पर नई फैक्ट्री डालनी, नई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए नया पार्टनर चाहिए, फाइनेंसर चाहिए, तो मैं नए प्रोजेक्ट के लिए ही उस पार्टनर को लेके आऊंगा और डीड में लिख दूंगा कि केवल नए प्रोजेक्ट के लिए मेरा पार्टनर रहेगा। तो पार्टनरशिप इज टुवर्ड्स अ बिजनेस। सो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम ध्यान में रखें। एक समस्या बहुत ज्यादा अभी आ रही है, पहले हमारे यहाँ पर कई पार्टनरशिप फर्म में एचयूएफ भी पार्टनर बना लिए जाते थे। इंदौर में कई सारी फर्म्स मैंने ऐसी देखी हैं कि एएचयूएफ और बीएचयूएफ ये दोनों पार्टनर होके आपकी पार्टनरशिप फर्म हो गई, या ए इंडिविजुअल और बीएचयूएफ ये दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना ली। तो क्या एक एचयूएफ या कोई ट्रस्ट ये पार्टनर बन सकता है? कई सारी हैं फर्म्स, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पुराने समय की कई सारी फर्म बनी है, क्योंकि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, इसलिए हमने पार्टनरशिप फर्म बना ली, उसके लिए पैन अप्लाई कर दिया। तो एचयूएफ को क्योंकि इनकम टैक्स में पर्सन माना जाता है, तो हमको पैन भी मिल जाता है, वहां भी समस्या नहीं आती। पर अगर जनरल लॉ की हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें मालूम होना चाहिए। रसिक लाल एंड कंपनी का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, इन लॉ एन एचयूएफ कैन नेवर बी अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये एस्पेक्ट जब एलएलपी में आया तो एलएलपी में उन्होंने ओवरऑल सारी पार्टनरशिप फर्म के लिए फाइंडिंग दे दी। एमसीए का सर्कुलर 2016 का आप मेरे प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने बोल दिया कि एक एचयूएफ या उसका कर्ता पार्टनरशिप में पार्टनर एचयूएफ की कैपेसिटी में नहीं बन सकते। कर्ता अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बन सकता है, पर एचयूएफ की कैपेसिटी में नहीं बन सकता। तो एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। ये समस्या कई केसेस में आई, और कई केसेस में तो हमने देखा, जैसे उदाहरण के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा है, या ऐसी कुछ बैंक्स ने जिन फर्म्स के अंदर पार्टनर में एचयूएफ एक भी पार्टनर था, उन फर्म की क्रेडिट लिमिट रोक दी, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। क्योंकि अगर कोई चैलेंज कर दे, किसी के ने लोन ले रखा है और अगर बाद में चैलेंज हो जाए तो वो फर्म ही इनवैलिड है। तो इनवैलिड फर्म को अगर फर्म ने लोन दिया तो उसका, या किसी बैंक ने लोन दिया, तो उसमें फिर टाइटल में ही बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। इसलिए कोई भी ऐसी फर्म जिसके अंदर एचयूएफ पार्टनर हो, उनको आप बैंक अकाउंट फ्रीज करके उनको कह रहे हैं कि आप रिकंस्टिट्यूट करवा के आइए, तभी हम आपके बैंक अकाउंट रीओपन करेंगे, अदरवाइज बैंक अकाउंट फ्रीज रहेंगे। तो ये कैपेसिटी के अंदर बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कई बैंक अभी भी इस पे आपत्ति नहीं ले रही, पर जो बैंक के आपत्ति ले रही है, तो वहां पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है, इसको रिकंस्टिट्यूट कराएं और आगे से कोई नई फर्म ऐसी न बनाए जिसमें एचयूएफ पार्टनर के रूप में हो। नेक्स्ट हम आगे देखिए, एचयूएफ जो पार्टनरशिप होती है, व्हाट इज इट? इट इज अ कलेक्टिव ओनरशिप। हमने देख लिया पार्टनरशिप कोई लीगल पर्सन नहीं है, ये कलेक्टिव ओनरशिप है फॉर ऑल द पार्टनर। तो जब ये कंसेप्ट है तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सेक्शन नंबर 14 है पार्टनरशिप एक्ट का, जो ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म
ने पैसा दिया है कोई एसेट खरीदने के लिए, और भले ही वो एसेट पार्टनरशिप फर्म के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हो, पर इट विल बी बेनिफिशियली ओन्ड बाय दैट पार्टनरशिप फर्म। इसी तारतम्य में हम देखें, अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई कार खरीदी और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करने जा रहे हैं, पर आरसी कार्ड तो पार्टनर के नाम पे इशू हुआ है, तो उस केस में डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है सेक्शन 14 के आधार पर। कि सेक्शन 14 ये कहता है कि पार्टनरशिप फर्म की संपत्ति में से जो भी पेमेंट करके आपने प्रॉपर्टी ली है, उस पे मालिकाना हक पार्टनरशिप का ही रहेगा, भले ही वो टाइटल किसी भी नाम का क्यों ना लिखा हो, पर इट इज लीगली बेनिफिशियली ओन्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म ओनली। तो ये अपने आप में कलेक्टिव ओनरशिप का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसके डाउनसाइड भी बहुत है, एजेंसी रिलेशनशिप। एक पार्टनर फर्म का भी एजेंट है और दूसरे पार्टनर का भी एजेंट है। तो ये अपने आप में कई बार कई समस्याएं खड़ी कर देता है कि अगर 4 पार्टनर हैं और एक पार्टनर फर्म के ब्याह पे कोई लोन ले ले या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर ले, तो सारे दूसरे पार्टनर भी उससे बाध्य हो जाएंगे। इसलिए जब भी हम पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करते हैं, तो डीड में ही पार्टनर के पावर रख दें कि जब तक मेजोरिटी अलाउ नहीं करे तब तक कोई भी पार्टनर बोरोइंग नहीं कर सकता, जब तक फर्म राइट नहीं दे दे। सिमिलरली कोई नया बैंक अकाउंट खोलना हो फर्म का, तो वो जब तक फर्म के सारे पार्टनर्स या मेजॉरिटी पार्टनर्स आपको रिजॉल्व करके नहीं दे दें, तब तक ये नहीं हो सकता। तो ये कुछ चीजें अगर हम डीड में डाल देंगे, तो ये एजेंसी रिलेशनशिप की जो समस्याएं हैं, इससे कुछ हद तक हम बच सकते हैं। अदरवाइज पार्टनरशिप के अंदर डाउन साइड में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। अब इसकी बहुत बड़ी समस्या कई बार हो जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, मैं और जेपी सराफ जी 2 पार्टनर हैं किसी फर्म के अंदर। अब जेपी सराफ जी मुझे मालूम है कि बहुत बड़े करोड़पति हैं और उनसे पैसा वसूल करना बहुत आसान है। तो अगर मैंने फर्म के नाम पे कोई लोन ले लिया, जेपी भाई उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं है, पर वो अगर फर्म के नाम पे 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, फर्म के अंदर संपत्ति है, पर अगर कोई व्यक्ति जेपी भाई को परेशान करना चाहता है, तो वो सीधे जेपी भाई पे केस लगाएगा कि आप दो, और जेपी भाई को पहले खुद देना पड़ेगा पैसा, उसके बाद वो फिर फर्म से वसूलने के लिए केस लगा सकते हैं। ये जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का नुकसान है। तो जब हम पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करें, तो उसमें ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि कोई भी लायबिलिटी या कोई भी क्रेडिटर रहेगा, पहले वो फर्म पे क्लेम करेगा, फर्म की संपत्ति खत्म होने के बाद अगर कुछ उसका क्लेम बचता है, तब वो इंडिविजुअल पार्टनर्स पे केस कर सकेगा। अदरवाइज ही हैज टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द फर्म। तो ये हम अगर डीड में लिख देते हैं, तो फिर जो हेरासमेंट वगैरह सेक्शन 25 की वजह से होता है, वो नहीं हो पाएगा जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। एक प्रश्न जो बहुत ज्यादा कॉमन चल रहा है हमारे यहाँ पर कि डिसोल्यूशन बाय डेथ, इसमें क्या होता है, अगर 4 पार्टनर है और एक पार्टनर को एक्सपायर हो गया, तब तो फर्म चलती रहेगी अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। पार्टनरशिप डीड में नॉर्मली क्लॉज मिलता है कि रिटायरमेंट और डेथ विल नॉट डिसॉल्व द फर्म। पर अगर 2 ही पार्टनर थे और उनमें से एक एक्सपायर हो गया, तो हमारे लर्नड मेंबर अनिल गर्ग जी ने भी कई बार इस ग्रुप पे ये डिसीजन शेयर किया था, मोहम्मद लईकुद्दीन वर्सेस कमला देवी मिश्रा का। इस डिसीजन में क्लियर फाइंडिंग इन्होंने दे रखी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपकी डीड में कुछ भी लिखा हो, पर अगर 2 पार्टनर है और उनमें से एक पार्टनर का अवसान हो जाता है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म स्वतः ही डिसॉल्व हो जाती है, ऑटोमेटिक डिसॉल्व होती है, चाहे आपकी डीड में लिखा हो कि इसके एक्सपायर होने के बाद इसका बेटा पार्टनर बन जाए, ये पार्टनर बन जाए, कुछ भी हो। पर अगर 2 ही पार्टनर थे तो डीड में कुछ भी लिखा हो काम नहीं आएगा। हाँ, अगर 3 पार्टनर थे और एक एक्सपायर हुआ है, तो फिर आपकी डीड वैलिड रहेगी, आपकी फर्म चलती रहेगी, उसको डिसॉल्व नहीं मानेंगे। पर अगर 2 ही पार्टनर थे और उनमें से एक एक्सपायर हो गया, तो ये फर्म डिसॉल्व हो गई। डिसोल्यूशन पे टैक्स कैसे लगेगा, उसको हम आगे उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब एक सबसे कॉमन समस्या जो हर पार्टनरशिप डीड में देखी जाती है और जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता, वो है पार्टनरशिप की ड्यूरेशन। हम लोग पार्टनरशिप की ड्यूरेशन में लिख देते हैं द पार्टनरशिप इज एट विल। अब इसका मतलब क्या होता है एट विल का? एट विल का मतलब ये कि अगर 10 पार्टनर है हमारी फर्म में और एक पार्टनर केवल 1% का पार्टनर है, बाकी 99% के पार्टनर अलग हैं, वो 1% का पार्टनर अगर डिसग्रंटेड हो गया तो वो नोटिस दे देगा टू डिसॉल्व द फर्म, और हमें फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ लिखा है एट विल। तो एट विल का मतलब किसी एक व्यक्ति पार्टनर की भी विल हो गई, इसको डिसॉल्व करना है तो आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी पार्टनरशिप डीड की ड्राफ्टिंग की जाए, जहां पर अलग अलग मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हो, तो वहां पर इसको एट विल लिखने के बजाय एट विल ऑफ ऑल द पार्टनर्स या एट विल ऑफ मेजॉरिटी लिखें।
अगर ये नहीं लिखा तो मात्र एक नोटिस देके भी आपकी अच्छी चलती खासी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है किसी भी पार्टनर के द्वारा। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये एट विल जो लिखते हैं, इसके कारण बॉम्बे दिल्ली में तो कई झगड़े भी हो रहे हैं, पर हमारे यहाँ क्या है, विश्वास पे काम ज्यादा चलता है कि इंदौरी जो है झगड़े में विश्वास नहीं करता, इसलिए समस्या बहुत ज्यादा हमने फेस नहीं की। सो इट शुड बी एट विल ऑफ मेजॉरिटी और एट विल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। केवल एट विल लिखने से तो एक पार्टनर भी पूरी फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। देन एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने पहले भी बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी लिखा हो, आपने अगर डीड में कुछ लिख दिया सब्जेक्ट टू सो एंड सो, तो वो प्रिवेल करेगा पार्टनरशिप एक्ट पे। सामान्यतः कंपनी एक्ट के अंदर कुछ लिखा हो और हमने उसके विरुद्ध कुछ लिखा तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है, उड़ जाता है। पर पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट में डीड में कुछ अगर अलग लिख दिया तो वो हमेशा प्रिवेल करेगा ओवर द पार्टनरशिप एक्ट। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी लिखा हो, अगर आप कुछ और डीड में एग्री कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर प्रिवेल करेगा। सक्सेशन, कई बार ये होता है कि 3 पार्टनर 4 पार्टनर थे, उनमें से एक पार्टनर ने अपनी विल में लिख दिया कि मेरे बाद मेरा बेटा पार्टनर बनेगा। उसका बेटा उसके पिता के अवसान के बाद दूसरे पार्टनर अंकलों के पास गया, उन्होंने बोला हम तुझे पार्टनर नहीं बनाएंगे। तो उसने कहा मेरे पिताजी ने विल में लिखा है, ये लो। बोले विल का मतलब क्या है? उनका जो है वो दे सकते हैं, तो उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो पैसा उनके कैपिटल अकाउंट में, उतना हम तुझे दे देते हैं। पर पार्टनर बनाना वो हमारे आपस में कॉन्ट्रैक्ट था, और नॉर्मली अगर नहीं लिखा हो तो जब तक सारे पार्टनरों की कंसेंट नहीं हो तब तक नया पार्टनर नहीं बना सकते। हाँ, पर अगर आप डीड में सक्सेशन के लिए लिख दें कि पार्टनरशिप डीड में लिख दें कि एनी पार्टनर शेल हैव राइट टू अपॉइंट हिज लीगल हेयर एज द पार्टनर, तो फिर उनको आपको पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो ये विल में हम कुछ भी लिख दें, पर डीड में अगर नहीं लिखा हुआ है सक्सेशन के बारे में तो वो समस्या है। अब 2 चीजें हैं, कई लोग चाहते हैं सक्सेशन नहीं देना तो मत लिखें, पर अगर आप चाहते हैं कि सक्सेशन हो तो उसको फिर डीड में एक्सप्रेसली प्रोवाइड करना जरूरी है। तो जब भी डीड बना रहे हैं उस समय आपको निर्णय लेना होगा कि आप अपने सक्सेसर, सारे पार्टनर अपने सक्सेसर को भी चाहते हैं वो बिजनेस कंटिन्यू करें या ना करें। ये सक्सेशन अगर नहीं लिखा है तो नहीं होगा। डीड में अगर स्पेसिफिकली लिखा है तो ही आपका लीगल हेयर डिमांड कर सकता है पार्टनर बनने के लिए, अदरवाइज नहीं कर सकता। देन पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक डीड में ना लिखा हो, ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है। अब डीड में आपने नहीं लिखा और आप रेम्यूनरेशन बांट रहे हो, आपने लिख दिया एज मे बी म्यूचुअली डिसाइडेड, तो वो आपका रेम्यूनरेशन अलाउेबल नहीं है। हाँ, अगर आपने उसमें लिख दिया कि इनकम टैक्स के 40B5 में जितना अलाउेबल उतना रेम्यूनरेशन हम देंगे, एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, वेरी वेल। पर अगर आपने उसमें कुछ भी नहीं लिखा एज मे बी म्यूचुअली डिसाइडेड, तो आपने रेम्यूनरेशन अगर दिया भी है तो वो इलीगल है और उसको डिसअलाउ कर दिया जाता है इनकम टैक्स के अंदर। गुवाहाटी हाईकोर्ट का डिसीजन मैंने आपके सामने दिया हुआ है। तो ये अपने आप में ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि अगर हम जो भी रेम्यूनरेशन देना चाह रहे हैं, या तो अमाउंट स्पेसिफाई कर दें, क्वांटम स्पेसिफाई कर दें, क्वांटम नहीं है तो कैसे आएगा उसका फॉर्मूला स्पेसिफाई कर दें, पर अन्यथा वो आपका इलीगल होगा। फर्म उसको रिकवर भी कर सकती है कोई भी पार्टनर चैलेंज करे तो, और अन्यथा इसके आपके जो इनकम टैक्स में अगर आपने दे भी दिया है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो आपको अलाउ नहीं होगा एज एन एक्सपेंडिचर। इसके बाद वोटिंग पावर की बात आती है। ये भी कई डीड्स में इसका डिफेक्ट देखने में आया है। डिफॉल्ट ये होता है कि मेजॉरिटी से, पर मेजॉरिटी ऑफ व्हाट? डिफॉल्ट ये होता है वोट्स पर हेड। तो अगर मैं, जेपी भाई और मनोज गुप्ता जी 3 पार्टनर हैं, जिसमें मनोज गुप्ता जी 80% शेयर है और मैं और जेपी भाई 10-10% शेयर हैं, तो हम 2 मिलके जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं। मनोज गुप्ता जी भले ही 80% के पार्टनर हो, पर वो प्रिवेल नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या करें? वोटिंग के बारे में हम डीड में अगर लिख दें कि इट विल बी क्वा कैपिटल या क्वा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स या क्वा सम अदर यार्डस्टिक, तो उस हिसाब से वोटिंग होगी। वोटिंग राइट्स कैसे एक्सरसाइज होंगे वो हम डीड में लिख सकते हैं। तो रूटीन मैटर्स के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि मेजॉरिटी एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्पेशल मैटर्स के लिए हम 3/4 या 2/3 भी लिख सकते हैं ताकि माइनॉरिटी का इंटरेस्ट सेफगार्ड हो अगर वो चाहते हो। तो जब भी हम पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं इस चीज को ध्यान में रखें, वोटिंग राइट्स को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आगे समस्याएं नहीं आएगी। कुछ लोग टैक्स प्लानिंग भी करते हैं माइनर को पार्टनर बना के।
माइनर लॉसेस के लिए पार्टनर नहीं बन सकता, बेनिफिट्स के लिए बन सकता है। तो अगर कोई माइनर पार्टनर बन गया, माइनर ने लोन ले लिया या फर्म के अंदर हमने उसको पार्टनर बना दिया और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, वो एग्जेम्प्ट है, उसकी कैपिटल बिल्डिंग होगी, उसकी पूंजी खड़ी हो जाएगी, और ये जो पूंजी है, जो एग्जेम्प्ट इनकम उसके हैंड्स में, उसकी क्लबिंग भी नहीं होगी, और उसके ऊपर से फिर वो फर्दर इन्वेस्ट करके इनकम जनरेट कर सकता है। तो कई बार टैक्स प्लानिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, माइनर को फर्म में प्रॉफिट बना पार्टनर बना के। देन मूविंग अहेड, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। जेपी भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैंने और जेपी भाई ने टेक्निकल कंसल्टेंसी फर्म बनाई और हम दोनों पार्टनर बन गए उसके अंदर। हम दोनों उसमें पार्टनर बन गए। हमने तय कर लिया कि जो भी प्रॉफिट आएगा इस बिजनेस से हम 50-50% शेयर करेंगे। अब ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप इज ऑफ अ बिजनेस। तो सेक्शन 9 ये कहता है कि मेरी ये ड्यूटी है कि फिर मैं पूरा वो बिजनेस फर्म में ही करूं। अब जेपी भाई से मैंने बिजनेस सीख लिया और खुद की एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिलिंग करके मैंने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अगर जनरेट कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया, तो जो मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया है, जो फर्म के नाम पे बिलिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जेपी भाई सेक्शन 9 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के तहत मेरे पे केस लगा के जो मैंने प्रॉफिट कमाया है सिमिलर बिजनेस करके 1 करोड़ रुपए का, उसमें से 50 लाख रुपए रिकवर कर सकते हैं सेक्शन 9 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि हमने डीड में ये नहीं लिखा कि इस फर्म के अलावा जो पार्टनर्स हैं वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में बिजनेस कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो सेक्शन 9 कहता है कि यू आर कमिटेड, अगर आप पार्टनर बने हो तो इट इज योर ड्यूटी एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द फर्म एंड यू कैन नॉट कैरी आउट द सेम बिजनेस इंडिपेंडेंटली और इन सम अदर एंटिटी और एनीवेयर। अदरवाइज जो भी उधर प्रॉफिट होगा उसको रिकवर करने का राइट जो दूसरे पार्टनर रहेंगे उनके पास में रहेगा। सेक्शन 9 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये जब ड्राफ्टिंग में ध्यान रखना है। अब हम आते हैं मूल हमारे मुख्य प्रश्न पे, टैक्सेशन के इश्यू पे। तो ये टैक्सेशन के इश्यूज क्यों आए, क्या आए, इसकी शुरुआत अगर हम करें तो मैं कहानी से इसका बैकड्रॉप आपको देना चाहूंगा, बैकग्राउंड देना चाहूंगा। ये कहानी है मुंबई की। मुंबई की एक महिला हेमलता शेट्टी, इनके परिवार के 3 लोग थे, एबीसी। इन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई, एबीसी कंपनी 50 साल पहले। उस पार्टनरशिप फॉर्म में उन्होंने एक थिएटर खोला था 50 साल पहले 1 लाख रुपए में। अब 2015 में इन्होंने ये जो थिएटर था इनका, इसकी वैल्यूएशन कराई तो गाइडलाइन वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू आई 100 करोड़ रुपए। ये मैं लाइव एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। हेमलता शेट्टी का डिसीजन लगे तो आप पढ़ लीजिएगा, बॉम्बे हाईकोर्ट का रिपोर्टेड है। उसकी वैल्यू आई 100 करोड़ रुपए। अब हमने बोला 100 करोड़ रुपए पे टैक्स कितना आएगा? अब तो जो कैपिटल गेन पे भी जो सुपर रिच टैक्स है तो वो 30% के आसपास आ जाता। तो इफेक्टिव रेट 20% प्लस जो 25% सरचार्ज और सेस है, तो आप मान लीजिए 30%, तो 30 करोड़ मुझे टैक्स देना पड़ता। यहाँ ध्यान दीजिए, मेरा टैक्स कितना आ रहा है? लगभग 30 करोड़ रुपए। मैं इंडेक्सेशन कर भी लूं तो लाख रुपए का मुझे क्या मिल जाएगा? तो 30 करोड़ रुपए के आसपास का टैक्स बैठ रहा था, सरचार्ज सेस वगैरह सब मिला के। अब इन्होंने क्या किया, एक तरीका, एक प्लानिंग करी। मिस्टर XYZ को बेचना था इनको। इन्होंने बोला XYZ भाई साहब, हमको 100 करोड़ रुपए चाहिए, पूरा आप 1 नंबर में दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने 100 करोड़ रुपए का चेक दिया। हमने पार्टनरशिप में पहले रीवैल्यू कर ली उस जमीन की वैल्यू 100 करोड़, तो 99 करोड़ 99 लाख रुपए हमने तीनों पार्टनर एबीसी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और जो असेट अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने। असेट अकाउंट 100 करोड़ से खड़ा हो गया, सामने लायबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 100 करोड़ से हो गए। तो इन तीनों पार्टनरों के नोशनल कैपिटल अकाउंट के अंदर रीवैल्यूड अमाउंट 100 करोड़ आ गया, पर उस पर कोई टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो तो नोशनल है, रिवैल्यूएशन इज नॉट एन इनकम, कोई टैक्स नहीं लगा। अब इन्होंने क्या किया, XYZ तीनों 100 करोड़ रुपए लेके आए और पार्टनर बन गए। तो अब फर्म में हो गए 6 पार्टनर, ABC और XYZ, और फर्म के पास में 100 करोड़ की तो वो जमीन है और 100 करोड़ रुपए चेक से बैंक अकाउंट में है। अब ABC ने 100 करोड़ रुपए निकाल लिए, उनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिटेड थे, उन्होंने निकाल लिए। अब उनके कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा है? 0। वो फिर हो गए रिटायर फर्म से। वो फर्म से रिटायर हो गए, 100 करोड़ रुपए 1 नंबर में लेके उनकी पूंजी खड़ी हो गई, 1 रुपए का टैक्स नहीं लगा उनको, और 100 करोड़ रुपए बिना स्टाम्प ड्यूटी, बिना इनकम टैक्स दिए उन लेके चले गए। और पूरी की पूरी लैंड जो थिएटर की जमीन थी
वो XYZ जो प्रोस्पेक्टिव बिल्डर था उसने ले ली। ये जो प्रैक्टिस चल रही थी। इसके अलावा एक और एग्जांपल दूं मैं कि अगर उन्होंने रीवैल्यू नहीं भी किया पर ये 100 करोड़ रुपए लेके आए और 1 लाख रुपए मेरी कैपिटल के बदले में 100 करोड़ रुपए भी लेके रिटायर हो रहा हूं, तो भी उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। आगे हम कुछ प्रिंसिपल देखेंगे जुडिशियल। ये जो समस्या थी ये रीवैल्यू का, इसको ओवर रूल करने के लिए अब ये टैक्स लेके आ गए हैं। वो बोलते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, वैसी वाली समस्या इसमें खड़ी हो गई है। हम आगे समझेंगे। पहले तो पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शन को हम कुछ समझने जाएं तो आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रांजैक्शन कैसे, असेट मूवमेंट कैसे होगा। जैसे एक इंडिविजुअल है, उसके पास में कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अब वो पार्टनर बन रहा है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रो करेगा फर्म के अंदर, वो कंट्रीब्यूट करेगा फर्म को, फर्म में डाल देगा तो वो एक ट्रांसफर हो गया। सेक्शन 45(3) ये बोलता है कि अगर आप फर्म में कोई एसेट कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई पार्टनर, तो जो भी वैल्यू पे फर्म रिकॉर्ड करेगी उस वैल्यू को वो सेल कंसिडरेशन मान लेंगे और केवल उतने अमाउंट पे कैपिटल गेन देना पड़ेगा पार्टनर को, क्योंकि उसके हाथ में इंडिविजुअल कैपेसिटी एसेट फर्म ट्रांसफर हो गई फर्म के हाथ में, तो उस पे पार्टनर को टैक्स देना पड़ता। इसके अलावा एडमिशन पे मैं अगर 100 करोड़ रुपए चेक से फर्म में डाल रहा हूँ अपने कैपिटल के, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। पर अगर मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कोई कैपिटल एसेट कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर फर्म पार्टनर को रिटायर होने पे कुछ दे रही है, डेथ पे कुछ दे रही है, डिसॉल्व होने पे कुछ दे रही है, तो अब दो प्रोविजन आ गए हैं जो लगेंगे। एक सेक्शन 9B, दूसरा सेक्शन 45 सबसेक्शन 4। ये दो केस लगेंगे जो नई रिजाइन में आ गए हैं, 9B 45 सबसेक्शन 4। और तीसरा, एक पार्टनर जेपी भाई है, एक पार्टनर मैं हूं। जेपी भाई का 80% शेयर था, मेरा 20% शेयर था। मैंने जेपी भाई को बोला कि मुझे जो है आपका 30% शेयर बेच दो, मैं आपको डायरेक्ट पेमेंट कर देता हूं। तो मैंने 10 लाख रुपए जेपी सराफ जी को दिया, उन्होंने मुझे 30% शेयर दे दिया। पार्टनरशिप फर्म ने कुछ भी पार्टनर्स को नहीं दिया, तो मैंने जो शेयर जितने में बेचा है उतना पैसा मुझे मिल गया। जेपी भाई को कैपिटल गेन लग जाएगा जितना अमाउंट उन्होंने बेचा। ये 9B और 45(4) का यहाँ पर रोल नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो नए दोनों सेक्शन है ये तब लगते हैं जब फर्म के द्वारा पार्टनर को कुछ दिया जाए। देने वाली फर्म, लेने वाला पार्टनर, फिर दे कोई भी चीज, देने वाला फर्म होना चाहिए और लेने वाला पार्टनर होना चाहिए। जब ये पोजीशन है तब ये दो नए प्रोविजन लगेंगे, अन्यथा ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। तो कुल मिला के ये ट्रांजैक्शंस एक फर्म में हो सकते हैं। अब इस चार्ट को मैं पहले आपको जस्ट एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं। 9B हो या 45 हो, दोनों केस में टैक्स फर्म ही देगी। चाहे 9B हो चाहे 45(4) हो, दोनों केस में टैक्स फर्म देगी। 45(4) किस पे लगता है? 45(4) केवल कैपिटल गेन में टैक्स होगा आपका, ये कैपिटल गेन की धारा है। जबकि 9B में आपको जो असेट मिल रही है वो या तो कैपिटल गेन हो सकती है या बिजनेस इनकम हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो 45(4) केवल एक कैपिटल गेन, 9B में इनकम आपकी कैपिटल गेन भी हो सकती है और बिजनेस प्रॉफिट भी हो सकती है। 45(4) कब लगता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन पे ही लगता है, डिसोल्यूशन पे नहीं लगेगा। पर 9B रिकॉन्स्टिट्यूशन पे भी लगेगा और डिसोल्यूशन पे भी लगेगा। तो डिसोल्यूशन का केस है केवल 9B, रिकॉन्स्टिट्यूशन है, रिटायरमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, कुछ भी है, तो उस केस में 9B भी लगेगा, 45(4) भी लगेगा। ये ध्यान रखिए, ये दोनों प्रोविजन लगेंगे। 45(4) जो कैपिटल गेन लगता है उसमें मैं XYZN कंपनी का पार्टनर हूं। अगर मुझे कोई कैपिटल एसेट फर्म देती है पार्टनर को तो 45(4) लगेगा, 9B भी लगेगा। पर अगर मुझे बैंक से डायरेक्ट फंड कैश मिल रहा है, फंड ट्रांसफर हो रहा है, मेरी पार्टनरशिप फर्म मुझे 1 करोड़ रुपए दे रही है, चेक से ट्रांसफर कर रही है, कैपिटल एसेट नहीं, अगर चेक से 1 करोड़ रुपए दे रही है तो केवल 45(4) लगेगा। मनी ओनली 45(4), स्टॉक इन ट्रेड ओनली 9B, कैपिटल एसेट दोनों 45(4), 9B। केवल सुन लीजिए, इसको आगे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे तो ये क्लियर होगा। प्रोविजन अपने आप में बहुत टिकलिश प्रोविजन बनाती है। 9B में क्या होता है,
जब फर्म की कोई भी कैपिटल असेट या उसकी स्टॉक इन ट्रेड पार्टनर को दी जाती है, 9B एक तरीके से मान लीजिए कि फर्म प्रॉपर्टी बेच रही है, फर्म से प्रॉपर्टी जा रही है, तो ये फर्म का टैक्स है जो फर्म दे रही है। फर्म ने अगर प्रॉपर्टी बेची तो उस पर टैक्स किसको आएगा? फर्म को आएगा, और वो देगी कौन? फर्म देगी। तो 9B में ये मान लिया गया है चाहे पार्टनर को बेचो या बाहर को बेचो एक ही बात है। तो ये 9B का जो प्रोविजन आ गया है, अकॉर्डिंग टू इट अगर मैं अपने पार्टनर को कुछ भी दे रहा हूं तो ये मान लिया जाएगा कि ये पार्टनर को एक तरीके से डीम्ड ट्रांसफर है, ये पार्टनर को सेल कर दी हमने एक तरीके से। तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू पे पार्टनर को दी है, जो भी नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स आएगा वो फर्म देगी। पर 45(4) ये बोलता है कि अब पार्टनर को आप जो भी दे रहे हो, जैसे आपकी 1 करोड़ की जमीन आपने वहां पर दी, उसकी कॉस्टिंग जो भी उसकी छूट आपको 9B में मिल जाएगी। अब वही 1 करोड़ की जमीन अगर आपने पार्टनर को दी है तो 9B में तो जो टैक्स लगना था वो लग गया, 45(4) में भी उस पर टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा? 1 करोड़ की अगर मैंने जमीन दी है तो 1 करोड़ माइनस उसके कैपिटल का जितना भी बैलेंस था वो उसमें से माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट आया उतना 45(4) में टैक्स लगेगा। ये किसका है? जो पार्टनर को इनकम हुई। 9B में फर्म को जो इनकम होती है उस पर फर्म टैक्स देती है, 45(4) में पार्टनर को जो दिया उससे पार्टनर को जो इनकम हुई है, इनकम पार्टनर की है पर टैक्स इसमें भी देगी फर्म ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई केस में डिसोल्यूशन रिटायरमेंट हो रही है, हम बोल रहे हैं पार्टनर टैक्स देगा, पर ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 2021 फाइनेंशियल ईयर से ही आ गया है। इसमें अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी आपने पार्टनर को दे दिया और फिर बाद में उससे टैक्स वसूलने जाओगे तो वो कुछ भी नहीं देने वाला आपको, और आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। इसलिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई रिस्ट्रक्चरिंग करें तो ये ध्यान रखें। एक और चीज हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक बर्ड्स आई व्यू आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। 9B लगता है डीम्ड ट्रांसफर। 9B में का चार्जिंग प्रोविजन कब है? जब आपको कोई एसेट मिलती है तो उसको डीम्ड ट्रांसफर मान लिया जाता है सामान्य कैपिटल गेन। पर 45(4) अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्चर हो गया है। कैपिटल गेन की जो बुनियादी कंसेप्ट था ट्रांसफर का, उसको यहाँ हटा दिया इन्होंने, बोले ट्रांसफर हो नहीं हो कोई मतलब नहीं, अगर आपने कुछ रिसीप्ट किया है तो आपको 45(4) की लायबिलिटी आ जाएगी। तो इसमें बेसिस ऑफ चार्जेस रिसिप्ट 45(4) में, और 9B में बेसिस ऑफ चार्जेस डीम्ड ट्रांसफर। तो 9B में फर्म का टैक्स फर्म ही दे रही है, 45(4) में पार्टनर का टैक्स फर्म दे रही है। टैक्स अल्टीमेटली दोनों केस में देना फर्म को ही है। तो इसलिए जब भी नेगोशिएशन रिटायरमेंट हो रहा है तो फर्म का टैक्स के पहले ही कैलकुलेट करके उतना अमाउंट उसको जो भी कैश दे रहे हो उसमें से माइनस करके दीजिएगा, अन्यथा समस्याएं खड़ी होगी। अब हम एक एक करके डिटेल में इसका थ्रेडबेयर एनालिसिस करते हैं। 45(3) एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर आता है, तो जैसे नागर साहब ने मुझे क्वेरी भेजी थी कवर करने के लिए, अगर मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म बना रहा हूं, जेपी सराफ जी बहुत बड़े बिल्डर हैं, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, हम दोनों पार्टनरशिप फॉर्म बना के उसमें रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। मेरे पास जो जमीन है उसकी गाइडलाइन वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, पर मैं उस पर अभी टैक्स नहीं देना चाहता, तो मेरे हाथ में उसकी इंडेक्स कॉस्ट आ रही है 25 लाख रुपए। तो मैं उस असेट को बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा 25 लाख रुपए पे, क्योंकि 45(3) बोलता है कि जिस भी वैल्यू पे फर्म ने उस असेट को रिकॉर्ड कर लिया है वो सेल कंसिडरेशन डीम कर ली जाएगी, 50C वहां नहीं लगना चाहिए। ये एक सवाल आया था कि 50C लगेगा या नहीं लगेगा। तो ऐसे केस में दो डिसीजन हमारे सामने, अमरतारा मुंबई हाई ट्राइब्यूनल और सरंगन अशोक चेन्नई बेंच का, इसमें क्लियर कट इन्होंने फाइंडिंग दे दी है कि 50C वर्सेस 45(3) का अगर कंफ्लिक्ट हो, 45(3) स्पेसिफिक प्रोविजन है तो वो जनरल के ऊपर प्रिवेल करेगा। तो 45(3) के हिसाब से अगर मेरे प्रॉपर्टी में 25 लाख में दे रहा हूँ, इसकी गाइडलाइन वैल्यू 1 करोड़ है और फर्म ने 25 लाख में रिकॉर्ड किया है, तो टैक्स 25 लाख पर ही लगेगा, मुझे 1 करोड़ का नहीं देना। तो यहाँ पर तो मैंने फर्म में कंट्रीब्यूट कर दी, मुझे टैक्स नहीं लगा। एक और चीज, आप बोलेंगे फर्म में प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। मध्य प्रदेश स्टेट में इसके लिए कंसेशनल स्टाम्प ड्यूटी एक मात्र 2%, और कुल मिला के दूसरे सेस और सरचार्ज मिला के 3% के अंदर अंदर आप फर्म में टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर दो लोग हैं, एक के पास प्रॉपर्टी है, एक के पास कैपिटल है, तो दोनों अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं जिस भी वैल्यू पे चाहूँ उस पे फर्म में वो प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और उसके ऊपर 2-3% की स्टाम्प ड्यूटी में कंट्रीब्यूट करूं और कैपिटल गेन
अभी पे करने से मैं बचा सकता हूँ। साथ ही आप बोलेंगे कि प्रॉपर्टी, चलो मुझे नहीं लग रहा 45(3) फॉर्म को तो लगेगा कि उसको 1 करोड़ की चीज 25 लाख में मिल गई, तो सेक्शन 56(2)(10) का क्या होगा? तो इसके ऊपर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, एक लीगल व्यू ये बनता है कि सुनील सिद्धार्थ भाई का जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है कि यहाँ पर जब एक पार्टनर फॉर्म में कुछ दे रहा है तो कंसिडरेशन जो है इसका इनएडिक्वेट नहीं कह सकते, क्योंकि कंसिडरेशन लाइज इन द वोम ऑफ फ्यूचर, भविष्य के गर्भ में मुझे कंसिडरेशन पैसा जो मिलना है वो छुपा हुआ है, तो दिस इज नॉट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। गिफ्ट टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर सिचुएशन में राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन है सीआईटी वर्सेस मरुधर होटल, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि अगर कोई एसेट आपने फॉर्म में इंट्रोड्यूस करी है गाइडलाइन वैल्यू से कम पे, तो उस पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगता था पहले समय में, क्योंकि यही सुनील सिद्धार्थ भाई का लॉजिक फॉलो करते हुए इन दीज केसेस द कंसिडरेशन लाइज इन द होम ऑफ फ्यूचर, इसलिए 56(2)(10) भी नहीं लगेगा, 50(c) भी नहीं लगेगा। ये तो हो गई प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट और इमूवेबल की। मूवेबल प्रॉपर्टी तो आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्म में जिस भी वैल्यू पे करेंगे वो वैल्यू हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चेक से पैसा लेके आ रहे हैं फॉर्म के अंदर तो जितना लेके आए हैं वहां कैपिटल गेन का कोई सवाल नहीं आता। देन अब 45(4) which is applicable with retrospective effect from AY 21-22. Now what is it? कार्डिनल प्रिंसिपल पुराने हम देखेंगे क्यों प्रोविजन बना है, क्योंकि पहले देवास सिने कॉर्पोरेशन का हमारा एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये कहा कि जब फॉर्म पार्टनरों को कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है चाहे रिटायरमेंट पे या डिसोल्यूशन पे, इट इज नॉट सेल ऑफ दैट एसेट बाय फॉर्म टू द पार्टनर। पार्टनर का पहले से उसमें अधिकार था क्योंकि ये तो कलेक्टिव ओनरशिप है, तो इस आधार पे ये सेल नहीं है, ठीक है। फिर और आगे सवाल उठा कि जब एक फॉर्म अपने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करती है कुछ, तो क्या ये ट्रांसफर है? तो सुप्रीम कोर्ट ने मलाबार फिशरीज में यह कहा कि ट्रांसफर भी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही उसका मालिक है, जो उसको बांटा है उसमें पहले से ही उसका अधिकार था, तो उसका जो था वो उसको मिल गया, तेरा तुझको अर्पण, तो उस केस के अंदर कोई ट्रांसफर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने मलाबार फिशरीज में कहा था। फिर तीसरा सवाल ये उठा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट था फॉर्म में वो एक्सटिंग्विश हो रहा है, तो क्या इसको ट्रांसफर मानेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा जो शेयर था फॉर्म में वही मैं निकाल रहा हूं, अगर तो मेरे जैसे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा रखा है और मैं निकालता हूं उसको ट्रांसफर नहीं मानते। तो रिटायरिंग पार्टनर जो अपना इंटरेस्ट लेके जाता था, चाहे उसको 1 लाख के बदले 1 करोड़ या मिले या 100 करोड़ भी मिले, तो वो टैक्सेबल उसके हाथ में इसलिए नहीं होता था क्योंकि दिस वाज नॉट अ ट्रांसफर। रिटायरमेंट पे अगर पार्टनर का इंटरेस्ट एक्सटिंग्विश करके उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका जो अमाउंट है वो मिल रहा है, तो जो उसका था वही उसको वापस मिल रहा है, इसको ट्रांसफर नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन मोहन भाई पमा भाई का केस है गुजरात हाई कोर्ट का, जो 1973 से लेकर अभी तक चल रहा था और अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं लेकर है। इस बार अमेंडमेंट लेके आ गए, वो भी 1 साल रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। क्या होगा? बहुत मासिव चेंज है सर। कैपिटल गेन का जो ट्रांसफर का कंसेप्ट था अब वहां से शिफ्ट होकर रिसीट पे आ गया है। कैसे, क्या, इससे क्या होगा हम देखें। कुछ 2 टर्म डेफिनेशन में समझने की जरूरत है। यहां ये कहा गया है कि जब एक स्पेसिफाइड एंटिटी, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म, देती है कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब पार्टनर, जो पार्टनर है, जो पार्टनर था वो नहीं, जो पार्टनर है उसको अगर कुछ भी मिल रहा है तो ये प्रोविजन लगेगा। तो देने वाला स्पेसिफाइड पर्सन फॉर्म, लेने वाला पार्टनर, ये होना चाहिए। अब इसमें आगे क्या है, किस कंटेक्स्ट में? तो इन कनेक्शन विद द रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इसमें 3 डेफिनेशन इन्होंने दे दी, जिसमें लगभग सब कुछ कवर कर लिया इन्होंने। कोई भी केस इससे बचता नहीं है। पहले केस में रिटायरमेंट डेथ आ जाएगा, 1 और मोर पार्टनर सीजेस टू बी पार्टनर, या तो रिटायरमेंट से या डेथ से। दूसरा, 1 और मोर न्यू पार्टनर आर एडमिटेड एंड ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू टू बी अ पार्टनर। ये हो गया एडमिशन का केस कि नया पार्टनर एडमिट किया हमने। तीसरा केस ये है कि ऑल द पार्टनर्स कंटिन्यू विद चेंज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज है, तो ये इंटरनल रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाता था, पर अब उन्होंने इसको डीम कर लिया रिकॉन्स्टिट्यूशन। पर रिकॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन, तो इसलिए डिसोल्यूशन के केस पे ये सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 नहीं लगेगा। अब इसका इंपैक्ट क्या है?
45(1) कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन हुआ करता था, जो कहता था कि एक कैपिटल असेट होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए, उस ट्रांसफर से प्रॉफिट एंड गेन्स आएंगे, तो जिस साल में प्रॉफिट एंड गेन्स आए उस कैपिटल असेट को ट्रांसफर करके जो भी गेन आए वो टैक्सेबल होंगे। अब यहां इन्होंने बदल दिया, पर आप देखिए कि बदलाव से कितने रेमिफिकेशंस क्या है। सेक्शन 45(4) बोलता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 45(1) ट्रांसफर नहीं जरूरी, ईयर ऑफ ट्रांसफर कोई मतलब नहीं, वेयर अ स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एंटिटी, फर्म से पार्टनर को मिल रहा है एनी मनी और कैपिटल असेट, डायरेक्ट पैसा या जमीन मिली या कोई राइट मिला या कोई भी कैपिटल असेट मिली, एनी मनी और कैपिटल असेट, देन द प्रॉफिट्स एंड गेन्स shall be taxable in the hands of firm. It should be in connection with the reconstitution. अगर मुझे फर्म से पार्टनर को रिकंस्टिट्यूशन के एवज में कुछ भी मिल रहा है तो उस पे जो भी प्रॉफिट होगा इन द हैंड्स ऑफ दैट पार्टनर, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फर्म अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब रिसिप्ट कैपिटल गेन्स, अब आपसे ये सवाल है कि ये कैपिटल गेन कौन सा वाला है। आप बोलेंगे कौन सा वाला मतलब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो कैपिटल गेन्स है ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। चैट बॉक्स में अपने अपने आप व्यूज लिख सकते हैं, ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर, इसके बहुत ह्यूज रेमिफिकेशंस भी होंगे। तो चैट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। एनीबडी, एनी गेसेस, ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? अभी तक हम ये मानते थे कि कैपिटल गेन दो प्रकार का होता है, पर अब हम ये आगे देखेंगे कि ये कैसा है। यहां हमें प्रॉफिट एंड गेन्स निकालने हैं। प्रॉफिट एंड गेन्स कैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला दे दिया, A = B + C - D। मतलब वैल्यू ऑफ मनी रिसीव, मुझे फर्म से रिटायर होने पर 50 लाख रुपए मिल रहे हैं चेक से, एक जमीन मिल रही है जिसकी गाइडलाइन वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो मुझे 1.5 करोड़ का माल मिला, और मेरी फर्म में कैपिटल बैलेंस है अगर सपोज 1 करोड़ रुपए, तो 1.5 करोड़ - 1 करोड़ रुपए जो बचे 50 लाख है वो मेरे लिए कैपिटल गेन्स हो जाएगा। A = B, जो मेरा 50 लाख है, C फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट 1 करोड़ - D 1 करोड़, तो 50 लाख का कैपिटल गेन हो गया। अब अगर मुझे मिल रहे हैं 10 लाख रुपए, मेरी कैपिटल असेट की फेयर मार्केट वैल्यू है 90 लाख रुपए, और मेरे कैपिटल बैलेंस में 1.5 करोड़ है, तो मुझे 50 लाख का लॉस हो रहा है, तो ये लॉस को इग्नोर कर देंगे, लॉस नहीं मानेंगे। तो यहाँ केवल पॉजिटिव इनकम 45(4) में अराइज हो सकती है, इसका लॉस इग्नोर कर दिया जाएगा, लॉस माना ही नहीं जाएगा, लॉस मिलेगा ही नहीं सर, ये डूब गया आपका, इट इज अ कैपिटल लॉस लेफ्ट फॉरएवर। अब सवाल ये आता है कि ये कैपिटल बैलेंस मेरा कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी इन्होंने दे दिया कि भैया आपका बैलेंस जो है, उस जो भी फर्म में कैपिटल का बैलेंस है उसमें से रिवैल्यूएशन अगर कुछ किया है वो माइनस कर दो, या आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ सेल्फ जनरेटेड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड अदर असेट जिसका कोई खर्चा आपने नहीं किया और बिजनेस के दौरान बनाई गई है आपकी, तो उसको माइनस कर दो। तो अगर मेरे कैपिटल अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए में से 10 लाख रुपए रिवैल्यूएशन का और 10 लाख रुपए गुडविल का क्रेडिटेड है, पहले कभी मैंने बनाई होगी, तो 20 लाख निकाल के 80 लाख रुपए मेरा डी माना जाएगा, जो मेरा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव में से माइनस होगा। ये अपने आप में क्लियर है। जो हमने पहले हेमलता शेट्टी का एग्जांपल देखा उसको कर्व करने के लिए बनाया हुआ है, उन प्लानिंग्स को खत्म करने के लिए। तो सेक्शन 45(4) इज अ टैक्स ऑन गेन ऑफ पार्टनर। पार्टनर ने कितना लगाया था, उसकी पूंजी कितनी है, उसको जितना मिल रहा है, उसका जो प्रॉफिट हुआ, दिस उसके ऊपर टैक्स लगेगा विच विल बी पेड बाय द फर्म। तो इनकम पार्टनर की टैक्स देगी फर्म। अब और आगे देखिए, अब ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो ये जानने के लिए लॉन्ग टर्म क्या होता है और शॉर्ट टर्म क्या होता है इसके हम डेफिनेशन पे जाएंगे। तो यहां आप डेफिनेशन में देखेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मींस कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। एक मिनट, हमारा कैपिटल गेन इज इट अराइजिंग फ्रॉम अ ट्रांसफर? नो, 45(4) arises from the receipt from a specified person entity to a specified person। तो स्पेसिफाइड पर्सन जब स्पेसिफाइड एंटिटी को कुछ देगी
तब उसको जब रिसिप्ट होगी उसको कैपिटल गेन मान लिया गया है, तो यहाँ तो ट्रांसफर आया नहीं, मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो है नहीं, तो शॉर्ट टर्म है क्या? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आल्सो मींस द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट के ट्रांसफर से आएगा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट के ट्रांसफर तो हमारा तो ट्रांसफर हो नहीं रहा, तो ना ये लॉन्ग टर्म है ना ये शॉर्ट टर्म है। तो ये अनजाने 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 में इन्होंने थर्ड कैटेगरी ऑफ कैपिटल गेन बना दिया है, विच इज नीदर लॉन्ग टर्म नीदर शॉर्ट टर्म। जब रिटर्न की यूटिलिटी आएगी तब और इसकी समस्याएं हमको और डिटेल में पता चलेगी। तो ये जो है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो इसके क्या इंप्लीकेशन, और इन्होंने लिख दिया कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कॉन्ट्री इन द एक्ट, तो 48 का मैकेनिज्म भी नहीं लगेगा। तो अगर मेरे कैपिटल बैलेंस 1 करोड़ रुपए है और मुझे 1.5 करोड़ मिल रहे हैं, तो 1 करोड़ पे मैं इंडेक्सेशन भी नहीं लगा सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए मैं इंडेक्सेशन लगाता हूं और मेरे को 48 के मैकेनिज्म में जाना पड़ता है। पर ये तो नॉट विथस्टैंडिंग है, 45(4) इज ओवरराइडिंग 48, तो मुझे इस पे इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं, ये जो गेन हुआ, सपोज 5 करोड़ का गेन हुआ मुझे, मैं 25 साल से पार्टनर हूं फर्म के अंदर और मेरी पूंजी 1 करोड़ रुपए है, मुझे जो है सपोज 1 करोड़ 50 लाख रुपए मिला, तो 50 लाख का गेन हो रहा है, तो चलो मैं कोई दिक्कत नहीं, वो एज बिल्डर वाला जो लॉजिक है कि असेट तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, तो मैं 54 EC या 54 F क्लेम कर लूं। तो सर वहां पर भी आप देखेंगे ना 54 EC और 54 F, तो उसकी डेफिनेशन 54 EC की डेफिनेशन यहाँ आप देख सकते हैं, वेयर द कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। फिर वापस ट्रांसफर आ गया, तो जहां पर कैपिटल गेन डज नॉट अराइज फ्रॉम ट्रांसफर बट अराइजेस फ्रॉम रिसिप्ट, तो वहां ना आपको 54 EC मिलेगा ना 54 F मिलेगा। तो ये कुल मिला के उन्होंने ऐसा प्रोविजन लेके आ गए हैं जिसमें ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म है, इसमें ना इंडेक्सेशन मिलेगा ना 54 EC ना 54 F के बेनिफिट्स मिलेंगे। आप कहेंगे कि हम फिर भी बोल सकते हैं इट इज अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर, नहीं, क्योंकि पुराने जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हमने देखे उन्होंने तो कह दिया ना कि ट्रांसफर नहीं है, इसलिए हम इसको ट्रांसफर मान भी नहीं सकते। अब आगे देखें रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, तो सेक्शन 112 जो कंसेशनल रेट देता है वो कहता है इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। पर यहाँ अगेन द वर्ड इज ट्रांसफर, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं लिखा है, तो इसलिए 20% का रेट भी नहीं मिलेगा हमको, नॉर्मल स्लैब लग जाएगा, 30% वाला लग जाएगा जो भी हाईएस्ट स्लैब है वो। तो इवन अगर कोई 10 साल 20 साल 40 साल से फॉर्म में पार्टनर है, उसका कैपिटल बैलेंस खड़ा है, तब भी वो अन्यथा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लिया जा सकता था, अब उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वाला जो बेनिफिट है वो सब इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो भी तो भी यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ रिसिप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो 112 में कंसेशनल रिजाइम का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अब इंटर हेड सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉस में क्या होगा, तो इसको भी जब हम देखने जाएं कि सेट ऑफ और लॉस जो हमको हुआ, तो जैसे हमको इसमें तो प्रॉफिट ही होना है, 45(4) में नेगेटिव को तो इग्नोर ही कर देते हैं, तो इसमें प्रॉफिट हुआ, पर हमारे धंधे का दूसरा लॉस है या कैपिटल गेन दूसरा कुछ हमको लॉस हुआ है, तो उस लॉस से क्या ये जो पार्टनरशिप फॉर्म का को जो टैक्सेबल इनकम है क्या ये सेट ऑफ हो सकती है। तो लैंग्वेज हम 7(2) देखें तो ये बोलता है वेयर द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन मेड अंडर 48 to 55 इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज अ लॉस। तो 48 to 55 एप्लीकेबल ही नहीं क्योंकि हमारा कंप्यूटेशन हो रहा है अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 4, तो अंडर सिमिलर कंप्यूटेशन है, तो इंट्रा हेड सेट ऑफ भी नहीं मिल सकता। मतलब मेरे जो कैपिटल असेट है, कैपिटल गेन है, कैपिटल लॉस है, तो हमारा अगर ये 45(4) में कैपिटल गेन हो रहा है और दूसरी तरफ मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो वो इससे सेट ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि इट इज नॉट अंडर सिमिलर मैकेनिज्म। पर आप देखिए इंटरेस्टिंग एनोमली, इंट्रा हेड आपस में नहीं हो रहा है, एक घर में सेट ऑफ नहीं हो रहा, पर हाँ पड़ोसी की हम बात करने जाएं तो इंटर हेड की बात करें तो वो वहां पर लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो इंटर हेड लॉस का सेट ऑफ दिख रहा है क्योंकि वहां लिखा है कोई जो दूसरा लॉस हो, आपका करंट ईयर बिजनेस लॉस हो और आपके कैपिटल गेन में कोई इनकम हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, कोई भी कैपिटल एसेट से इनकम हो, तो वो कैपिटल गेन की इनकम किसी भी करंट ईयर बिजनेस लॉस से आपकी सेट ऑफ हो सकती है, परमिसिबल। तो कैपिटल गेन से कैपिटल लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, पर बिजनेस लॉस से कैपिटल गेन सेट ऑफ हो रहा है, ये ड्राफ्टिंग इश्यूज है। अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस हो सकता है क्या, तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कब होता है, ये यहां पर इन्होंने जो प्रोविजन दे रखा है वेयर सच लॉस रिलेट्स टू अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट
तो इट इज नॉट रिलेटिंग टू द शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट बट अ रिसिप्ट ऑफ अ कैपिटल असेट, इसलिए कैरी फॉरवर्ड भी नहीं मिलेगा। तो इंट्रा हेड सेट ऑफ नहीं मिलेगा, इंटर हेड मिल सकता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। ये ड्राफ्टिंग के अंदर इन्होंने इस तरीके का स्यापा कर दिया है। अब कुछ और इश्यूज हम देखें, जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, अब यहाँ कुछ प्लानिंग के एस्पेक्ट भी आते हैं और कुछ समझ के भी एस्पेक्ट आ सकते हैं, जैसे डेथ ऑफ पार्टनर है तो प्राइमरी कंडीशन स्पेसिफाइड एंटिटी दे रही है स्पेसिफाइड पर्सन को, डेथ इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन, यस। डेथ में हम किसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं लीगल हेयर को, क्योंकि वो आदमी तो उसका अवसान हो गया। तो इट इज गिवन बाय स्पेसिफाइड एंटिटी बट रिसिपिएंट इज नॉट स्पेसिफाइड पर्सन। तो 45(4) इस केस में एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। सेक्शन 159 बोलता है कि डेथ ऑफ पार्टनर तक की जो इनकम है वो पार्टनर के पैन नंबर पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव टैक्स देगा, पर पार्टनर की डेथ के बाद जो इनकम हो रही है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, पार्टनर की डेथ के बाद, डेथ की वजह से हो रहा है, तो सेक्शन 168 लगेगा, 159 नहीं लगेगा। और 168 ये बोलता है कि जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीगल हेयर हैं, उनके हाथ में ये इनकम टैक्सेबल होगी, नॉट इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन। तो इसलिए डेथ ऑफ पार्टनर के केस में एक लॉजिक हम लगा सकते हैं कि 45(4) स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं हो रहा, क्योंकि रिसिपिएंट इज नॉट अ स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन में पार्टनर डिफाइन किया है, और लीगल हेयर ऑफ पार्टनर इज नॉट अ पार्टनर, नॉट इन द पार्टनरशिप एक्ट, ही इज इवन नॉट कंसिडर्ड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसलिए लीगल हेयर ऑफ पार्टनर अगर कुछ मिल रहा है डेथ के केस में, तो ये 45(4) एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल व्यू। दूसरा, इंटरनल रिकॉन्स्टिट्यूशन। जेपी भाई पार्टनर है, मैं पार्टनर हूं, जेपी भाई का 80% शेयर है, मेरा 20% शेयर है, मैं जेपी भाई से 30% शेयर ले रहा हूं, पर स्पेसिफाइड एंटिटी फर्म मुझे कुछ भी नहीं दे रही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, 45(4) एप्लीकेबल हो रहा है, पर ये कब प्रिवेल होगा, कब टैक्स लगेगा, जब फर्म दे किसी पार्टनर को, उसी केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है तो उस केस में प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। जस्ट अ मिनट। राइट, सो यहां पर सिंस देयर इज नो रिसिप्ट फ्रॉम द स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड एंटिटी टू द स्पेसिफाइड पर्सन, कोई रिसिप्ट नहीं है स्पेसिफाइड पर्सन के हाथ में, तो जेपी भाई से और मेरी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज भी हो रहा है, तो भी 45(4) में कोई टैक्स अभी नहीं लगेगा। इसके बाद में एक इशू और आ रहा है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का। व्हाट डू यू मीन बाय पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी सर क्रिएट हो रही है। कैसे एनालॉजी क्रिएट हो रही है, आप ये स्लाइड में देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, a इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। तो b प्लस सी माइनस डी की जहां तक बात है, तो इस एग्जाम्पल में मुझे मेरे कैपिटल बैलेंस है 100 रुपए, और मुझे जो टोटल मिल रहा है 155 रुपए, 165 रुपए मिल रहा है टोटल, पर ये 3 सालों में मिल रहा है। तो ये प्रोविजन तो मुझे लगेगा, अगर रिकंस्टिट्यूशन के लिए मिल रहा है मुझे, तो भले जिस साल में जितना जितना मिल जाएगा वो टैक्स लगेगा, पर सवाल ये उठता है कि ये 100 रुपए का डिडक्शन मैं कब लूं? a इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी अगर मैंने लगाया, पहले साल 75 मिला, अगर मैं मान लूं कि सब कुछ पहले साल में डिडक्शन मिल जाए, तो 75 माइनस 100, तो मुझे लॉस है 25 का, ये लॉस इग्नोर हो जाएगा, पर भविष्य में जो मुझे मिल रहा है उसके साथ में मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो क्या ये 25 कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं होगा, इसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो क्या मैं प्रोराटा कर लूं कि 100 जो है उसको टोटल कंसिडरेशन के प्रोपोर्शनेट में 3 साल में बांट दूं? ऐसा करूं तो मुझे पूरे 100 का छूट तो मिलेगी, पर फर्स्ट ईयर में मेरी लायबिलिटी आ जाएगी जो पहले केस में नॉर्मली नहीं आ रही थी। तो मुझे भले ही मिल रहा है 75, मेरा कैपिटल बैलेंस जा रहा है, फिर भी मुझे टैक्स की लायबिलिटी ऐसे केस में आ सकती है, आ जाएगी। तो इसलिए ये अपने आप में एक ओपन इशू है, ये प्रोराटा किस तरीके से होगा, ये भी समझने की हमें जरूरत इस केस में रहेगी। राइट, देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ और इश्यूज भी इसमें अराइज हो रहे हैं। कैसे इश्यूज? जैसे ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है 45(4) के लिए, a इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। अब मान लीजिए मुझे मिल रहा है फर्म से 100 रुपए और मेरी कैपिटल थी -50, मैंने ऑलरेडी लॉस कर करके फर्म में मेरी कैपिटल -50 है, मुझे मिल रहा है 100, मेरी कैपिटल है 100 माइनस -50, तो इसको डी को 0 मानेंगे या -50 मानेंगे?
क्योंकि अगर डी को 0 मानते तो मुझे जितना मिल रहा है मुझे उससे ज्यादा कैपिटल गेन नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए, तो मेरा कैपिटल गेन हो जाता 100 रुपए। पर एक व्यू, ये जो मैंने पहला व्यू आपको बनाया कि अगर मेरे कैपिटल डी नेगेटिव है तो इसको 0 मानना चाहिए, ये बॉम्बे आईटीआईटी ने जुआरी इंडस्ट्रीज का एक केस है, उससे इस आर्गुमेंट को हमको सपोर्ट मिलता है। पर आईटीआईटी स्पेशल बेंच ने स्मिथ सिक्योरिटीज में ये भी कहा है कि ऐसे केसेस में नेगेटिव को भी कंसीडर करो, तो 100 माइनस 50, तो 150 मेरा पूरा कैपिटल गेन होगा, ना कि केवल 100। तो मिल रहा है 100 पर मेरा कैपिटल गेन जो है 150 हो रहा है, तो मुझे टैक्स 150 पे 45 देना पड़ेगा, भले ही मुझे मिला एक्चुअल में 100 रुपए। एक और इशू ये आता है कि अगर मैंने फॉर्म से रिटायर हो रहा हूं और मैं फॉर्म से 100 रुपए के असेट ले जा रहा हूं और 50 की लाइबिलिटी ले जा रहा हूं, तो मेरा फॉर्मूला मुझे लाइबिलिटी के लिए कहीं छूट नहीं दे रहा। फॉर्मूला बोल रहा है बी प्लस सी माइनस डी, तो बी मेरा हो गया, बी प्लस सी तो हो गया मेरा 100 रुपए, और मैं जो 50 की लाइबिलिटी ले रहा हूँ उसकी मेरे को छूट नहीं मिल रही। मेरी कैपिटल बैलेंस अगर सपोज 10 है, तो मैं लाइबिलिटी जो ले जा रहा हूँ उसकी छूट मुझे नहीं मिल रही। ये फॉर्मूला का एक इनएडवर्टेंट ग्लिच है। तो इस केस में हमको लीगल रियल इनकम थ्योरी पे जाना पड़ेगा। एक पुष्पा परफ्यूमरी का डिसीजन है 194 ITR 248। इस डिसीजन में उन्होंने किया कि जब आप कोई असेट ले रहे हैं तो आपको असेट्स और लाइबिलिटीज ले रहे हैं तो आपको नेट लेना पड़ेगा। लाइबिलिटीज विल फॉर्म पार्ट ऑलवेज ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। तो इस डिसीजन की लाइन पे जाके हम आर्ग्यू करें कि हमको जो बी प्लस सी मिल रहा है उसके अंदर से जो लाइबिलिटी है उसको भी इंक्लूड करके नेट जो मिल रहा है उसको हम ले, माइनस कैपिटल का बैलेंस करें। दैट इज अ फेयर व्यू अकॉर्डिंग टू मी। तो ये फॉर्मूला में भी इस तरीके के इश्यूज और ओपन इश्यूज हमारे आ रहे हैं। देन मूविंग अहेड टू 9B, ये हमने थ्योरी में 45(4) पढ़ लिया, पर इसका प्रैक्टिकल केस भी हम आगे देखेंगे, एक ऐसा केस जिसमें दोनों आ जाएं। अब 9B में क्या होगा, फर्म प्रॉपर्टी दे रही है या स्टॉक इन ट्रेड दे रही है, ये भी रेट्रोस्पेक्टिव है, 2021 फाइनेंशियल ईयर में लग गया था। फर्म दे रही है, पार्टनर को दे रही है, क्या दे रही है, स्टॉक इन ट्रेड या कैपिटल असेट, दोनों में से कुछ भी दे सकती है, इन कनेक्शन विद इधर डिसोल्यूशन और रिकंस्टिट्यूशन। तो या तो डिसोल्यूशन हो या रिकंस्टिट्यूशन हो, दोनों केस में लगेगा। तो डिसोल्यूशन हो तो केवल 9B लगेगा, 45(4) नहीं लगेगा। रिकंस्टिट्यूशन हो तो 45(4) अलग लगेगा, 9B अलग लगेगा। कैसे दोनों लगेंगे, डबल टैक्सेशन हो रहा है, वो हम आगे समझेंगे। इस केस में स्पेसिफाइड एंटिटी शेल बी डीम्ड टू ट्रांसफर सच स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल असेट टू द स्पेसिफाइड पर्सन इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब जिस साल में मिला है उस साल में उसको ट्रांसफर डीम करके टैक्स लगा रहे हैं। लगेंगे 45(1) जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं वो सब लगेंगे, या 28 लगेगा। अब इसमें अगर स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया है तो वो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगा, अगर कैपिटल असेट ट्रांसफर करी है तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। और ये एज पर प्रोविजंस ऑफ दैट, वहां जो वो ट्रांसफर और रिसीव वाला लफड़ा खड़ा हो रहा था, जो डिडक्शन इंडेक्सेशन नहीं मिल रहा था, वो सब यहाँ नहीं है, यहाँ वो सब मिलेगा। कैपिटल असेट ट्रांसफर किया है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी हमको मिलेगा, और स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया है तो बिजनेस में से भी नेट केवल प्रॉफिट ही टैक्सेबल होगा। 9B क्या बोलता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, स्टॉक इन ट्रेड की भी फेयर वैल्यू लेनी है और कैपिटल असेट की भी फेयर वैल्यू लेनी है। जो भी टैक्स आएगा फर्म का वो फर्म ही पे करेगी। इसमें ये भी दिया है कि एक बार जो टैक्स दे दिया उससे जो टैक्स लायबिलिटी पुराने पार्टनर से भरती है उसकी लोडिंग कर दी जाएगी फर्म को फ्यूचर में, ताकि उस पर डबल टैक्स फ्यूचर में फर्म को न देना पड़े। 45(4) 9B दोनों साथ में चलेंगे कैपिटल असेट के होते। कैपिटल असेट अगर कोई ट्रांसफर हो रही है तो 9B में भी देना है, 45(4) में भी टैक्स देना है। 9B क्यों लेके आए सेक्शन, आप कहेंगे यार ये 9B क्यों लेके आए, 45(4) में ले आते, 28 में ले आते हैं। 9 सेक्शन, ये जो चैप्टर 2 है जो बेसिस ऑफ चार्ज है, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 9B तक, ये जो प्रोविजंस हैं दीज आर बेसिस ऑफ चार्ज। ये अपने आप में चार्जिंग सेक्शंस हैं, क्योंकि ये डीम कर रहे हैं जो ट्रांसफर नहीं है उसको दे आर डीमिंग एज ट्रांसफर। ये ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, रिसिप्ट को ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी में डीम कर रहे हैं, भले वो अप्रूव हुआ हो नहीं हो, पर रिसीव हो गया तो उसको डीम कर रहे हैं इनकम। सेक्शन 28 में कोई अमेंडमेंट नहीं किया इन्होंने। 30 से 43C का जो कंप्यूटेशन है उसमें भी कहीं भी ये नहीं है। इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, जैसे कोई फॉर एग्जांपल हमने कैश रिसीव किया, कैश पेमेंट किया है, तो कैश पेमेंट करने पे जो खर्चा डिसअलाउ होता है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं, फॉर्म अगर पार्टनर को पूरा कैश में अमाउंट पे कर रही है तो 48(3) नहीं लगेगा उसको। ये प्रोविजंस इस पे एप्लीकेबल नहीं है 9B पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी।
ध्यान में। अब जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, एक सवाल संजय एरन जी का भी आया था आज टीपी के ग्रुप में कि फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो टैक्स कौन देगा? नॉर्मली टैक्स देने के लिए आदमी होना तो चाहिए ना। तो अगर दो पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, फर्म डिसॉल्व हो गई, तो टैक्स किस पे लगेगा? इस हिसाब से फर्म पे लगना चाहिए। तो फर्म कैसे देगी टैक्स? फर्म तो है ही नहीं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 189 में डीमिंग फिक्शन उन्होंने क्रिएट कर दिया गया है कि अगर फर्म कोई डिसॉल्व हो रही है तो फॉर द पर्पसेस ऑफ असेसिंग द इनकम इट विल बी डीम्ड दैट द फर्म हैज नॉट बीन डिसॉल्व्ड, इट विल बी अज्यूम्ड कि फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, और फर्म अगर होती कंटिन्यू होगी ये मान लिया जाएगा ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के लिए वो फर्म को डिसॉल्व नहीं मानेंगे उसका असेसमेंट करने के लिए, और उसको एज इट इज इट विल बी अज्यूम्ड if the firm is not dissolved, और जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो फर्म के ऊपर इंपोज करेंगे और उसके पार्टनर्स को पे करेंगे। तो भले ही लीगल लॉ के अंदर वो फर्म डिसॉल्व हो गई, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 189 डीमिंग फिक्शन फर्म को इनकम टैक्स में ये मान लेंगे कि फर्म डिसॉल्व नहीं हुई और उसके ऊपर टैक्स लेवी कर दिया जाएगा। देन आप बोलेंगे फर्म डिसॉल्व नहीं हुई तो जो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि फर्म डिसॉल्व नहीं हुई, वैसा मानते तो 50 भले ही फॉर्म डिसॉल्व हो गई, पर अगर आप 54 इसी में इन्वेस्ट भी करते हैं, 9B के अंदर सब कुछ अलाउड है, तो उसकी भी छूट आपको मिल सकती है। प्रैक्टिकली कुछ डिफिकल्टीज आएगी पर आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको और 54 इसी का बेनिफिट ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम डिसोल्यूशन का लेंगे जिससे हम समझेंगे 9B कैसे लगता है, क्या लगता है 9B। 9B का टैक्स हमेशा फर्म को देना है, ये हमको मालूम है। अब ये हमारी बैलेंस शीट है जिसमें कैश है, कैपिटल है, स्टॉक इन ट्रेड है और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। इनकी बुक वैल्यू है टोटल 400 रुपए, पर फेयर मार्केट वैल्यू कैश 100 का 100 है। अब ये आप लोग लगे तो पेन ले लीजिएगा और अपना भी कैलकुलेशन करिएगा मेरे साथ में। कैपिटल असेट है 100, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 300 है। स्टॉक इन ट्रेड 100 है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 600 है। एग्रीकल्चरल लैंड रूरल है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है ये है 600 रुपए और बुक वैल्यू है 100 रुपए। तो फर्म की टोटल 400 की वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 1600 है। तो इसको अगर रीवैल्यू करते हैं हम तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है 400 रुपए, जिसमें 300 रुपए 100 रुपए की लायबिलिटी भी है, तो टोटल 1600 रुपए इसकी टोटल फेयर मार्केट वैल्यू हो जाती है लायबिलिटीज की। अब हम बात करें कि इसमें क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है, यहाँ रिटायरमेंट नहीं है, तो केवल 9B पर्सपेक्टिव से देखना है हमको। 9B पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फर्म को टैक्स देना है जो ये पूरा का पूरे असेट पार्टनरों को दे रहे हैं। तो फर्म के हाथ में हम ओवरऑल कैलकुलेशन कर लें, इंडिविजुअल पार्टनर के हाथ में देखने की जरूरत ही नहीं हमको। अगर फर्म पूरी ये सब चीजें पार्टनर को बांट रही है, कैश 100 का 100 है, कैपिटल असेट 100 का 300 हो गया, तो कैपिटल गेन कितना होगा फर्म के हाथ में? 200। स्टॉक इन ट्रेड 100 का 600 हो गया, तो फर्म के हाथ में बिजनेस प्रॉफिट कितना होगा? 500 रुपए। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, क्या ये स्टॉक इन ट्रेड है? नहीं, तो बिजनेस में नहीं जाएगा। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या है? कैपिटल असेट है? नहीं, तो ये जो 500 रुपए का गेन है ये ना कैपिटल असेट है ना स्टॉक इन ट्रेड है, तो ये टैक्सेबल यहां पर भी नहीं होगा। और ये जो 500 रुपए का गेन है इस पे कहीं भी टैक्स नहीं आएगा। तो कैपिटल गेन आया 200 रुपए, जिसपे 20% हम मान ले टैक्स लगेगा, क्योंकि ये 9B है। 45(4) में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है, यहाँ पर 200 पे 20% टैक्स आ जाएगा और बिजनेस प्रॉफिट 500 का जो है उस पर 30% टैक्स आ जाएगा। 45(4) यहाँ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि डिसोल्यूशन पे नहीं लगता। तो इस तरीके से डिसोल्यूशन पे हम टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे। अब ये टैक्स हमको देना पड़ेगा सेक्शन 9B के अंदर। इसमें जो असेट्स डिस्ट्रीब्यूट होगी उसमें कुछ रिपोर्टिंग के इश्यूज भी हैं। जो असेट हमने दे दी उसके रिपोर्टिंग फॉर्म नंबर 5C में कुछ हमको करना पड़ेगी। अब इसके बाद सर्कुलर नंबर 14 आया है जो हमको एक्सप्लेन करता है कि रिटायरमेंट 45(4) और 9B दोनों एक साथ कैसे लगेंगे। ये CBDT सर्कुलर है जिसके 2 इलस्ट्रेशंस हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे। अब ये बहुत ध्यान से हम डिस्कस करें इसको। हम रिटायरमेंट का एक केस ले रहे हैं। आप सब अपने पेन और पेपर रेडी कर लें, पहले पेन, पेपर और कैलकुलेटर। और बाद में ये एग्जांपल आपको और डिटेल में समझने हो तो गूगल पे जाके CBDT सर्कुलर 14 ऑफ 2021 भी आप डाउनलोड करके समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक पेपर पे साथ में लिखते जाएं। A, B और C तीनों एक फर्म में पार्टनर है, फर्म का नाम है FR। तीनों का इक्वल शेयर है, 1/3 1/3 1/3। तीनों का कैपिटल बैलेंस लिख दें, A, B, C तीनों का कैपिटल बैलेंस कितना है? 10 लाख रुपए। लिख लिया सर? आप लिखते चले जाए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस फर्म में 3 लैंड भी है, S, T और U।
इन तीनों लैंड के अलावा और कोई कैपिटल असेट नहीं है, और तीनों लैंड की 10 लाख रुपए वैल्यू है बुक्स में। ये तीनों लैंड जो खरीदी थी हमने अज्यूमिंग 5 साल पहले खरीद ली थी, तो इन तीनों की जो वैल्यू है 10 लाख 10 लाख 10 लाख बुक में कॉस्ट आ रही है। 3 पार्टनर थे ए बी सी, 3 लैंड है, तीनों का कैपिटल बैलेंस 10 लाख रुपए है, और तीनों जो लैंड की बुक वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है। अब पार्टनर ए फर्म से एग्जिट करना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, तो उसने फर्म की सब असेट का वैल्यूएशन करवाया, और वैल्यूएशन कराया तो एस और टी जो लैंड है उसकी वैल्यू, फेयर वैल्यू 70 लाख आई। इसका हमको काम नहीं पड़ेगा। यू करके जो लैंड है उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए आई। तो ये डिसाइड हुआ कि ए जो फर्म से रिटायर होगा तो उसको 11 लाख रुपए नकदी दी जाएगी और 50 लाख वाली जमीन उसको दे दी जाएगी। तो उसको टोटल जो असेट्स मिल रही है वो मिल रही है कितने की? अभी 61 लाख रुपए की। 50 लाख रुपए की जमीन की फेयर मार्केट वैल्यू, और जो मनी मिल रहा है उसको वो 11 लाख रुपए का मिल रहा है। टोटल कितने का माल मिला उसको? 61 लाख रुपए का। अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसमें एक और चीज हम समझ लें कि ये जो लैंड है 10 लाख रुपए की, 5 साल पुरानी है, इसकी इंडेक्स कॉस्ट जो है अब 15 लाख रुपए हो गई। ये भी नोट कर लें सर, ये लैंड की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब 15 लाख रुपए है। अब टैक्स कैसे निकालेंगे, कैसे लगेगा, पहले क्या होता था और अब क्या होगा, ये दोनों हम समझें। ये फैक्ट्स आपने नोट कर लिए सर? नोट कर लिए हो तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जब मैंने दोनों तीनों एग्जांपल सॉल्व किए तो मुझे सीए फाइनल के एग्जाम की याद आ गई, जब हम अकाउंट्स में हम पार्टनरशिप, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन पढ़ते थे, ठीक उसी तरीके के कैलकुलेशन होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा सर आप। अब अगली स्लाइड में आप देखिए, पहले 9B में कैलकुलेशन करेंगे हम नॉर्मल कैपिटल गेन का। फेयर मार्केट वैल्यू जमीन की कितनी है? 50 लाख। इसमें केवल कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड लेते हैं, मनी को नहीं लेंगे। 50 लाख की जमीन, इंडेक्स कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। कैपिटल गेन कितना हुआ भाई साहब? 35 लाख रुपीज। क्लियर? कैपिटल गेन हुआ मेरा 35 लाख रुपीज। 35 लाख पे 20% हम टैक्स ले लें, अज्यूमिंग कोई सरचार्ज सेस नहीं है, तो आया टैक्स कितना? 7 लाख रुपए। कितना टैक्स आया दोस्तों? 7 लाख रुपए। अब टैक्स निकाल दिया, अब सब चीजें भूल के वापस बुक्स में आ जाए। मेरी जमीन की वैल्यू कितनी थी? 50 लाख। बुक्स में कॉस्ट कितनी थी? इंडेक्सेशन भूल जाए, 10 लाख रुपए। 50 लाख माइनस 10 लाख कॉस्ट और माइनस 7 लाख रुपए का इनकम टैक्स जो आपने दिया, तो बचा कितना? 33 लाख रुपए फर्म के पास प्रॉफिट बचा। ये प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में बराबर बराबर 11 लाख बांट दें। ओरिजिनल इनके पास बैलेंस कितना था फर्म में? 10 लाख रुपए, प्लस तीनों के बाद में 11 लाख, तो तीनों का कैपिटल बैलेंस अब आ जाएगा 21 लाख रुपए। 21। ये देखें, आप पहले 9B का कैलकुलेशन करेंगे, फिर नोशनल अमाउंट को आपको तीनों का कैपिटल बैलेंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद अब हम 45(4) का कैलकुलेशन करेंगे। जमीन हमने कितने की दी उसको? 50 लाख की जमीन है। वापस यहां पर आ जाए हम, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड यू 50 लाख रुपए प्लस सी, बी प्लस सी माइनस डी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। बी 50 लाख रुपए, सी मनी रिसीव्ड 11 लाख रुपए नगद दिए हमने। टोटल माल कितना मिला उसको? 61 लाख रुपए, माइनस कैपिटल बैलेंस। अब कैपिटल बैलेंस मेरा कितना हो गया? 21 लाख। तो मेरा टैक्सेबल कैपिटल गेन हो गया 40 लाख रुपए। तो अब हम देखें कि 40 लाख रुपए पे 30% टैक्स देना पड़ेगा मुझे। मान लीजिए 12 लाख रुपए, तो 9 लाख और 12 लाख। इस ट्रांजैक्शन में अब टोटल मुझे मिला के 21 लाख रुपए की टैक्स की लायबिलिटी आ गई। यही केस हम अगर प्री अमेंडमेंट पढ़ें तो केवल ये जो 35 लाख पे 20% का 7 लाख का टैक्स था ये आ रहा था। अब अमेंडमेंट के बाद में 7 लाख से ये टैक्स हो गया हमारा सीधे 21 लाख रुपए। 12 लाख रुपए की जो है हमारी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी इस केस में आ गई। टोटल 19 लाख रुपए टैक्स हो गया। 12 लाख रुपए की एडिशनल टैक्स लायबिलिटी अमेंडमेंट की वजह से आ रही है हमारी। एक तरीके से ये 50 लाख पे हमने उधर भी टैक्स दिया और यहाँ पे पार्टनर के हाथ में भी टैक्स देना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि फर्म और पार्टनर अलग अलग नहीं है, इसलिए फर्म से पार्टनर जो भी ले रहा है उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, उसी का है उसी को मिलना चाहिए। पर उन्होंने कंपनी जैसा फर्म को मान लिया कि कंपनी से जैसे फर्म उसके शेयर होल्डर को मिलता है तो डिविडेंड लगता है, वैसे फर्म से अगर कुछ पैसा उसका पार्टनर निकाल रहा है तो उसको भी टैक्स लगेगा। तो ये एडिशनल 12 लाख रुपए का टैक्स आ गया। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं, फेयर मार्केट 9B के लिए हम देखें तो नॉर्मल 50 लाख रुपए की 50C वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू,
माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख माइनस करी 35 लाख आया। ये 35 लाख रुपए पे टैक्स निकाला हमने 20%, 7 लाख रुपए आया। अब वापस 50 लाख में से बुक कॉस्ट माइनस करें 10 लाख माइनस 7 लाख टैक्स, तो बुक्स में हमारा प्रॉफिट आया 33 लाख रुपए। ये 33 लाख रुपए को तीनों पार्टनरों में इक्वल इक्वल बांट दें, 11 लाख रुपए। अब कैपिटल बैलेंस हो गया हमारा 21 लाख रुपए। हमें टोटल माल मिल रहा है 50 लाख रुपए की जमीन मिल रही है, 11 लाख कैश मिल रहा है, टोटल मिला 21 लाख रुपए। 61 लाख रुपए, 61 लाख में से 21 लाख माइनस किया, 40 लाख रुपए का गेन आया, जिसपे 12 लाख रुपए का टैक्स 30% से आ रहा है। तो ये सर टोटल 19 लाख रुपए की लायबिलिटी 45(4) और 9B की एक फॉर्म में रिटायरमेंट में अगर कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पर हमने देखा 45(4) में तीसरी कैटेगरी ऑफ कैपिटल गेन बन रही है, पर शायद उन लोगों ने ये रीडिंग प्रॉपर नहीं की, इसलिए उन्होंने मान लिया, उन्होंने उनके सर्कुलर में जो एग्जांपल दिया है उसमें इसको 40 लाख रुपए को वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के लिए ट्रांसफर होना चाहिए, जबकि यहाँ रिसिप्ट है। यह एस्पेक्ट उन्होंने कंसिडर नहीं किया है इस एग्जांपल के अंदर। तो इसके ऊपर भी हो सकता है एक अमेंडमेंट आ जाए कि रिसिप्ट भी अगर आपकी 2 साल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को आप रिसीव कर रहे हैं जो 2 साल के बियॉन्ड है, तो उसको भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माने। इसके लिए स्टैट्यूट में अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी है जो होगा। अब ये जो 40 लाख रुपए टैक्सेबल हुआ है, जो फर्म ने टैक्स दिया है, अब यहाँ टैक्स दोनों फर्म टैक्स जो है पूरा 19 लाख का टैक्स फर्म को देना पड़ रहा है, पर ये जो 40 लाख का टैक्स है इसकी वैल्यू एट्रीब्यूट कर देंगे एस और टी लैंड पे भविष्य के अंदर ये जो अमाउंट टैक्स हुआ है, और भविष्य में जब ये लैंड सेल होगी तो उसके ऊपर हमको डिडक्शन मिलेगा। अब दूसरा एग्जांपल हम इसमें समझे, एक और लेवल पे एग्जांपल लेके गए हैं। इन्होंने ये कहा है कि भैया हम कुछ भी ज्यादा टैक्स नहीं लगा रहे हैं, इस एग्जांपल में बाकी सब चीजें सेम है। उन्होंने मान लिया कि ये जो 50 लाख की लैंड हम आपको दे रहे थे, इसके बजाय हमने थर्ड पार्टी को बेच दी, 50 लाख रुपए आए, 50 लाख रुपए पे वही 7 लाख रुपए का टैक्स आया, क्योंकि 50 लाख रुपए की इंडेक्स कॉस्ट 15 लाख थी, 35 लाख का गेन हुआ, हमने थर्ड पार्टी को बेची और उससे तीनों को जो 50 लाख रुपए का कैश आया हमारे पास में, हम टोटल पूरा का पूरा 61 लाख रुपए मनी दे रहे हैं। तो यहाँ पर 9B में कुछ भी नहीं आ रहा है इस केस के अंदर। 9B का प्रोविजन इसलिए इन्वोक नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे केवल मनी मिल रहा है पार्टनर को, ना कैपिटल असेट मिल रही है ना स्टॉक इन ट्रेड। तो बोले टोटल 61 लाख रुपए टैक्स आपको लग जाएगा, पर 45(4) में अमाउंट 61 लाख है, पर टैक्सेशन का रेट यहाँ पे 30% है। ये इस एग्जांपल में इन्होंने कंसीडर नहीं किया। इनका कहना ये है कि फॉर्म जैसे थर्ड पार्टी को बेचती है और जो होता है तो वैसे पार्टनर को दे रही है, तो हम इक्वल फुटिंग पे रख रहे हैं। पर ये बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि ये अमेंडमेंट लाने से 12 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स जो पार्टनर को अभी तक कुछ भी मिलता था फॉर्म से, वो पूरा एग्जाम्प्ट होता था, वो अब इन्होंने टैक्सेबल कर दिया है। तो इनका तो ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से बताना चाह रहे हैं कि यहाँ टैक्सेशन का कोई इम्प्लीकेशन नहीं हो रहा, पर ऐसा नहीं है, ये 12 लाख का एडिशनल टैक्स हो गया। इसमें एक और एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे ये जो लैंड हमने दी है, कई बार लैंड में ये हो सकता है 9B में टैक्स ना आए कि जो इंडेक्स गाइडलाइन वैल्यू है अगर उसके बराबर ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस लैंड की हो जाती है फेयर वैल्यू, तो उस केस में 9B में हमारा कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। पर फिर भी जो अगर 45 लाख या 50 लाख की लैंड है, वो पार्टनर को तो क्योंकि लैंड मिल रही है तो 9B में उस पर कैपिटल गेन नहीं आया, पर 45(4) में उस अमाउंट पे हमको 50 लाख माइनस जो भी उसकी हमारा कैपिटल बैलेंस डेवलप हो रहा है उसना माइनस करके अमाउंट जो बचेगा उसके ऊपर 30% से टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये सर 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल से मैंने आपको बताना चाहा कि 9B, पहला एग्जांपल में हमने देखा कि केवल 9B डिसोल्यूशन में लगता है, दूसरे एग्जांपल में हमने देखा 9B भी लगेगा और 45 सबसेक्शन 4 भी लगेगा, और ये तीसरे एग्जांपल में देखा हमने कि केवल 45(4) लग रहा है, 9B इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि कैपिटल असेट पार्टनर को कुछ भी नहीं मिल रही है। तो ये कुल मिला के एक पार्टनरशिप का ये हो गया। पर इसमें इसके इम्प्लीकेशन जो मैं देख रहा हूँ कि पार्टनर को आप जितना अमाउंट ज्यादा दे रहे हैं फर्म से, उस केस में ये बहुत समस्या आएगी। तो लोग यही करेंगे कि आपको फर्म से तो कम अमाउंट देंगे, पर अंडर हैंड कंसिडरेशन और इस तरीके की इलीगल माल प्रैक्टिसेस बहुत सारी चालू हो जाएगी। अभी भी जो है अगर किसी फर्म में पैसा है, मैं रिवैल्यूएशन नहीं करूं, मेरी जमीन की वैल्यू भले ही 100 करोड़ रुपए हो, पर ABC 3 पार्टनरों की है, XYZ 3 नए पार्टनर आ जाएं, XYZ उस फर्म में से उनका 1 लाख रुपए का कैपिटल बैलेंस लेके निकल जाए और बाकी पूरा पैसा जो है उनको अंडर हैंड कंसिडरेशन कोई दे दे, तो उस केस में अभी भी
वही 45(4) नहीं लगेगा, 9 भी नहीं लगेगा, क्योंकि आदमी तो पैसा लेके निकल रहा है, उसका कैपिटल बैलेंस ओवर एंड अबव कुछ भी नहीं लिया, प्रॉपर्टी नहीं ली, प्रॉपर्टी या इमूवेबल कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। वो क्योंकि यहाँ पर नहीं हो रहा और पूरा अंडर हैंड कंसिडरेशन लोग अगर पास ऑन कर रहे हैं इस केस में, तो अभी भी इट कैन बी यूज्ड एज अ डिवाइस टू प्लान टैक्स, बट ऐसे केसेस में गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरीके के जो प्रोविजन कॉम्प्लिकेटेड लाने की वजह से ऐसी इलीगल टैक्स प्रैक्टिसेस को प्रमोशन ही मिलता है। सो देयरफॉर नानी पालकीवाला साहब के वर्ड्स मुझे याद आते हैं कि इनकम टैक्स ड्यू टू इट्स कॉम्प्लिकेटेडनेस, जितने प्रोवाइजो, सब प्रोवाइजो क्लॉज, सब क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, सब एक्सप्लेनेशन कर करके इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन विच इज नीड ऑफ द आवर इज मिसिंग अगेन हियर। तो इसी के साथ में इसमें कई सारे और भी प्लानिंग और एस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं, बट अल्टीमेटली वी शुड वॉच आउट फॉर द न्यू गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल आ गए हैं। तो कभी भी पार्टनरशिप के थ्रू कोई स्ट्रक्चरिंग या प्लानिंग हम कर रहे हैं तो गार को ध्यान में रखते करें। अगर 3 करोड़ के ऊपर का टैक्स इम्प्लीकेशन है तो गार के प्रोविजंस भी इन्वोक इसमें किए जा सकते हैं। तो विद दिस आई हैव समराइज्ड द होल एस्पेक्ट। 45(4) सेक्शन 9B दोनों लगेंगे, कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है, पैसा फॉर्म से मिल रहा है, केवल 45(4) लगेगा। स्टॉक इन ट्रेड है तो केवल आपका 9B लगेगा। कैपिटल एसेट है तो दोनों प्रोविजन साइमल्टेनियसली लगेंगे और डबल टैक्सेशन की इसमें पूरी संभावनाएं हैं। So with this, I would like to thank TPA for giving me this opportunity. Thank you very much for such a patient hearing. I think now we can discuss on some queries that would be important. So thank you very much, JP bhai. I hope I have covered the things. अब जो भी queries हैं, तो I'll just see मेरी screen पे भी visible हो रही होंगी queries, तो we will discuss. नागर साहब की query मुझे दिख रही है। On retirement of X, he gets 1,000 against his capital balance of ₹100. To which account additional capital loss of 900 to the firm and tax thereon should be debited. इस केस में सर अगर आपको 1,000 फॉर्म दे रहे हैं तो 1,000 देने के लिए फर्म या तो कैपिटल उसको रिवैल्यूएशन करेगी, बुक्स के अंदर रिवैल्यूएशन अभी अलाउड है, तो वो रिवैल्यूएशन 1,000 रुपीज का कर देंगे और पार्टनर्स के अकाउंट जो भी नए पार्टनर्स हैं या रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट करके 900 दे सकते हैं। 900 पे क्योंकि मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो 45(4) के अंदर इट विल बी टैक्स्ड। टैक्स देयर ऑन शुड बी टैक्स, तो फर्म के हैंड्स में नॉर्मल टैक्स ही रहेगा, करंट टैक्स आएगा, क्योंकि फर्म दोनों जो टैक्स दे रही है, चाहे खुद के ब्याह पे दे रही है या पार्टनर के ब्याह पे दे रही है, बोथ आर टैक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उसके हैंड्स में ही टैक्सेबल है। प्रेजेंटेशन डेफिनेटली आपको शेयर कर दिया जाएगा। एक इनकी प्रदीप जैन जी ने भी कुछ लिखा है जी। If it relates to immovable property, then long term, and if it is movable, it should be short term. Sir, it should be, but long term और capital short term की जो definition section 2 subsection 29A में है, वो वही long term है। long term capital gain होगा which is arising from transfer of a capital asset, और यहाँ पर transfer तो है ही नहीं, यहाँ पर the capital gain is arising from the receipt of a capital asset. So therefore it is not a long term capital asset or short term capital asset. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट गेन की डेफिनेशन में ही मीट नहीं हो रहा है, वहां ट्रांसफर होना इज प्री कंडीशन, यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसलिए 45(1) में नहीं आ रहा। इसके लिए 45 सबसेक्शन 4 एक अलग चार्जिंग सेक्शन बना दिया व्हिच इज नॉट विथस्टैंडिंग एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। So therefore, as per the present scheme of the tax laws, it is not a long term or short term capital gain, it is a third category of capital gain. मुझे और दिख रही है पंकज भाई, ये कुछ एबीसी ऑफ मतलब वहाँ यहाँ नाम उनका एबीसी ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से दिख रहा है। ये इफ ये बोलते हैं इफ मूवेबल एंड डेप्रिसिएबल असेट्स देन शॉर्ट टर्म, इसका थोड़ा सा आप देखें क्या कहना चाह रहे हैं। इनका कहना वही है कि अगर सेक्शन 50 जो है, सेक्शन 50 ये कहता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल या जो डेप्रिसिएबल असेट का ट्रांसफर अगर होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और यहाँ से यही होता है कि ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, यहाँ आई एम रिसीविंग समथिंग एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट कैपिटल गेन। सेक्शन 45(1) की हम स्कीम सब सोच रहे हैं, पर ये 45(1) को नो ओवरराइडिंग है सर,
यहाँ ट्रांसफर को ओवरराइड कर दिया, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी को ओवरराइड कर दिया। यहाँ पर जो टैक्सेबिलिटी हो रही है दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट इन माय हैंड फ्रॉम द स्पेसिफाइड एंटिटी टू द स्पेसिफाइड पर्सन। तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर नहीं है, इसलिए ये सारे इशू अराइज हो रहे हैं। और कोई बिल्कुल ये इस पे पोर्टल पे तो कुछ क्वेरीज दिख नहीं रही है चैट बॉक्स में, और जो अपने डिस्कशन हुआ था इनिशियली ग्रुप में वो आप ऑलरेडी अपने प्रेजेंटेशन में ही कवर कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में क्वेरीज का तो हो गया है। एक सीनियर ऑफिसर्स का जरूर दिख रहा है, एक JCIT ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर दिख रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये बायलिंगुअल क्यों नहीं है। तो सर ये हम चूंकि इंदौर में मैक्सिमम लोग हिंदी में थोड़ा पसंद करते हैं, तो इसलिए पंकज भाई ने वैसे बायलैंग्वेज ये रखा है कि वो बोल हिंदी में रहे, उनका प्रेजेंटेशन पूरा इंग्लिश में है, तो कुछ हद तक बायलैंग्वेज है। बस हाँ, जरूर आप पंकज भाई का हम स्पीच या प्रेजेंटेशन जरूर उसमें नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि वो इन जनरल सभी मेंबर्स के हितार्थ है, तो हम थोड़ा सा माफी चाहेंगे, बट हाँ प्रेजेंटेशन आप जरूर एडवांटेज ले सकते हैं। और पंकज भाई आपने जो 45(4) और 9B के इम्प्लीकेशंस बताए, वाकई में ये हमारे सभी मेंबर्स के लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि अब ये साल चल रहा है, कोई भी इस तरह की एग्रेसिव प्लानिंग ना हो जाए या कहीं ये इग्नोर ना हो जाए, जिसके कारण कि आने वाले समय में हमें कोई तकलीफ पानी पड़े। एक पंकज भाई, और जब मैं प्रेजेंटेशन आपका देख रहा था तो एक क्वेरी आपने मुझे कही थी कि ये जो टैक्स भरा जाएगा बनेगा उसको आप असेट्स पे अलोकेशन करेंगे और आगे जाके वो सेट ऑफ होगा, जैसे वो 115J और इन सब में होता था, तो उसको किस तरह से कैरी करेंगे और कैसे याद रखा जाएगा? सर इसके लिए रूल 8AB आया है, ये टैक्स कैरी नहीं होगा। जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसमें जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका जो शेयर है रीवैल्यूड अमाउंट का, वो बचे हुए असेट के ऊपर जो जिस अमाउंट पे हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके रीवैल्यूड अमाउंट पे, वो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्रॉपर्टी का रीवैल्यूएशन किया और रीवैल्यू करके मैंने सपोज 10 करोड़ रुपए के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया, पर रीवैल्यूएशन के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहा हूँ, कहीं बुक्स में नहीं है, तो ये 10 करोड़ रुपए मैं जब बाद में असेट को सेल करूंगा तो मुझे वापस टैक्स नहीं देना पड़ जाए, तो ये 10 करोड़ रुपए के अमाउंट को मैं लोड कर दूंगा उन असेट्स के ऊपर, या अपने कंप्यूटेशन के लिए रखूंगा। जब वो असेट सेल होगी, जैसे मेरी कोई थर्ड असेट, मेरी गुडविल सेल हो रही है फॉर एग्जांपल, मैंने गुडविल बनाई और गुडविल के पेटे पार्टनर को 10 करोड़ रुपए दे दिए। अब मैं अगर गुडविल सेल कर रहा हूँ किसी को 30 करोड़ रुपए में, तो गुडविल में से मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नहीं थी, पर क्योंकि 10 करोड़ गुडविल पे मैं टैक्स दे चुका हूँ, तो वो 30 करोड़ में से 10 करोड़ की छूट मुझे सेक्शन 48 क्लॉज 3 के अंदर मिल जाएगी। इसका पर्पस ये है, रूल 8AB इसके अंदर आ गया है। तो पंकज भाई, चूंकि और कोई क्वेरीज मुझे दिख नहीं रही है और हमारा समय भी 6:30 बजे का ऑलमोस्ट हो चला है, वैसे तो हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, पर कुछ विशेष क्वेरीज नहीं है, और आप भी अपना काफी आज तो आपने क्लास ले ली है, एक्चुअली ये वेबिनार के साथ आपने पेन पेंसिल सब लेके और सबके साथ जो है वो बढ़िया एक्सरसाइज करा दी है। तो सर एक ध्यान रखें जेपी भाई, रेट्रोस्पेक्टिव ये पिछले साल से एप्लीकेबल है, तो इस बार के रिटर्न पे भी एप्लीकेबल, ये रेट्रोस्पेक्टिवली लेके आ गए ये प्रोविजन, ये अपने आप को ध्यान रखने की जरूरत है सर। नॉर्मली प्रोविजन प्रोस्पेक्टिव आते हैं, पर पिछले साल अगर किसी ने कोई रिटायरमेंट या कोई प्लानिंग कर ली या कुछ हो गया, तो उस पर अब रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस से ये टैक्स लग गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। पर इसमें कुछ केस लॉ जरूर है कि रेट्रोस्पेक्टिव पे टैक्स तो लगेगा, पर आपका एडवांस टैक्स का जो इंटरेस्ट है वो फिर भी इसमें आप बचा सकते हैं, वो एक अलग लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गया। पर ये रेट्रोस्पेक्टिव है, पुराने सालों से एप्लीकेबल है। रिटर्न ऑफ इनकम में इसको कैसे दिखाएंगे फॉर्म के अंदर, तो उसके लिए सर यूटिलिटी में फॉर्म आ जाएगा कि 45(4) में आपका कितना टैक्स आ रहा है या 9B में कितना टैक्स आ रहा है, वो रिटर्न की यूटिलिटी के अंदर ही अब ये प्रोवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो जितने भी मेंबर्स हमारे आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल ये चीज सभी जने ने नोट कर ली होगी कि अभी जो भी पार्टनरशिप फॉर्म का हम रिटर्न भरेंगे या जब हम टैक्स ऑडिट करेंगे, उसमें देखेंगे कि यदि कोई भी किसी भी तरह का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और पर्टिकुलरली जहाँ पे कोई रिटायरमेंट हो रहा है, डिसोल्यूशन की स्थिति आ रही है, वहां पे इन प्रोविजंस को स्पेसिफिकली हम लोग देखें, और साथ ही
पंकज भाई ने जो ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं कि किन किन चीजों को ध्यान रखा जाए, ये क्यों कंपनीज एक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है पार्टनरशिप की ड्राफ्टिंग का, इन सब चीजों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए काफी अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बोलिए पंकज भाई, आपका तो आज सर एक और क्वेरी आ गई इतनी देर में सिद्धार्थ इनामदार जी की कि वेदर एलएलपी इज हिट बाय दिस प्रोविजन। तो यस, एलएलपी इज आल्सो कंसीडर्ड एज पार्टनरशिप, उस पे भी ये दोनों प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। राइट सर।